ग्राम सभा रखा गया भू सर्वे से संबंधित, उसके विषय में हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, वो आप लोग को अच्छे तरह से समझा देंगे। आज का ग्राम सभा ये भू सर्वेक्षण के लिए रखा गया है, जिसका नाम विशेष सर्वेक्षण के नाम से इसको जाना जाता है। ये पहला 1908 में पहला सर्वे हमारा हुआ था और उसके बाद 1960 में दूसरा सर्वे हुआ, जिसे रिविजनल सर्वे के नाम से हम लोग जानते हैं। रिविजनल सर्वे में कुछ त्रुटियां रह गई थी। उस समय हमारे पास आधुनिक तकनीक के उपकरण नहीं थे, फोटोग्राफी के लिए उपकरण नहीं थे। सब कारण से हमारा कुछ त्रुटि रह गई, जिस कारण से वो सर्वे पूरा नहीं हो पाया। तो सरकार की ये नई योजना है, विशेष सर्वे के नाम से ये योजना है, जिसमें ये नई तकनीक से, नए उपकरण से इस सर्वे को करना है। और पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैं विशेष सहायक बंदोबस्त अधिकारी हूँ और हम लोग ये भू एवं परिमाप निर्देशालय पटना से नियुक्त किए गए हैं और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं, किए गए। उसके बाद हम लोग ये अंचल में, सोनवर्षा अंचल में भेजे गए हैं। और सोनवर्षा अंचल में 2 शिविर हैं, जिसमें एक शिविर की सहायक बंदोबस्त अधिकारी मैडम है और दूसरे के मैं हूँ। और ये सीतामढ़ी में 4 जगह पे ये विशेष सर्वेक्षण का काम किया जा रहा है। पहला है रीगा, बथनाहा, बाजपट्टी और सोनवर्षा। उसके बाद ये सब चारों जगह जब खत्म हो जाएंगे तो और आगे के अंचलों में ये काम स्टार्ट किया जाएगा। और उसके ये जो सर्वेक्षण है 2011 और नियमावली 2011 और संशोधन 2017, 2012 और 2019 संशोधन के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें ये सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे दादा और परदादा के नाम पे जो जमीन थी, उसको अभी जो जीवित लोग हैं उनके नाम पे ये खतियान और खिस्सा जो है वो पेपर बनाना, अपडेशन करना है। और इसमें ये भी है कि ये पूरे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, सारा चीज़ ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे आपको भविष्य में भी कभी परेशानी नहीं होगी। ये कभी भी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे, आप जहां चाहेंगे वो नेट के माध्यम से निकाल सकते हैं उसे। और इससे ये भी हो जाएगा कि बैंक में लोन लेने, जब आपके नाम पे ज़मीन हो जाएंगे तो बैंक में लोन लेने से भी आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे बैंक में लोन लेने के लिए जाना पड़ता है तो उसके लिए काफ़ी चक्कर काटने पड़ते हैं आपको कि ज़मीन के कागज़ नहीं है, आपके अपडेट नहीं है, आपके नाम पर नहीं है। तो ये सारा अपडेट हो जाएगा तो ये बैंक से लोन लेने में भी आसानी आपकी हो जाएगी। और दूसरा, और जितने भी लड़ाई झंझट के भी हैं, कुछ वाद विवाद भी हैं अगर ज़मीन पे, उसका भी निपटारा इस सर्वे में कर दिया जाएगा। यही सब इस सर्वे के मुख्य उद्देश्य हैं। सरकारी ज़मीन से भी रिलेटेड जितने भी हैं, उसका भी इसमें सरकारी ज़मीन के भी खाता इस बार खुलेंगे। और इस बार लगान का भी निर्धारण किया जाएगा, हर ज़मीन के लगान का निर्धारण किया जाएगा और उसके पर्चा और रसीद काटे जाएंगे। इसके बाद मैं ये अपने दो कानूनगो है हमारे, ये अंकित आलेख जी हैं और राकेश जी हैं, तो इनको मैं देना चाहता हूँ कि आगे की बात बताइए। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के तहत ये सर्वे का कार्य जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। जैसा कि सर ने बताया कि ये सर्वे जो है आप लोगों के हित को अर्जित करने के लिए किया जा रहा है। जैसे कि आपके जो अभी खेत के कागज हैं वो आपके दादा परदादा के नाम पे हैं। अब उसमें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे बंटवारे हो चुके हैं। आपके पास जो है बंटवारों के पेपर तो आपसी हैं, लेकिन आपके नाम से आपका कोई कागज अवेलेबल आपके पास नहीं है। इसलिए जो गरीब लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि हम बैंक से उस पेपर पे लोन ले लें बेटी की शादी के लिए, या मतलब घर में माँ बहन की जो है या बाप जी के
या बेटे बेटी की तबीयत खराब हो जाता है तो जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में सोचता है कि लोन लेकर के हम मतलब इनके इलाज वगैरह कराए, तो बैंक जो है आसानी से लोन नहीं देता। और लोन के चक्कर में लोग जो है बहुत पैसा भी लगा देते हैं और लोन मिलता भी नहीं है, और थक करके लोग जो है फिर मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनका कोई पेपर होते मतलब उनका ज़मीन होते हुए उनके पास अपना पेपर नहीं है उनके नाम से। तो ये एक सरकारी प्रोसीजर है, इसके तहत आपके जो हिस्से हैं जो आपके बंटवारे के उपरांत आपको मिले हैं उसका सत्यापन करके उसकी जांच करके और आपके नाम से आपका खाता खोल देना है। ये जो है सबसे बड़ा जो है इस सर्वे का काम है। इस खाता खोलने के बाद जो है आपके नाम से आपका रसीद कटेगा। मालगुजारी रसीद जब आपके नाम से हो जाएगा तो आप उस रसीद को भी दिखा दोगे बैंक में, तो बैंक आसानी से आपको जो है लोन जो है मुहैया करा देगा। वो बहुत करेगा तो आपका जो है छानबीन के लिए वेरिफिकेशन कराएगा, तो भाई जाहिर सी बात है कि खतियान में आपका नाम रहेगा तो वो तो आपका नाम हटा नहीं सकता ना कोई, तो आसानी से आपको लोन मिलेगा। बस एक चीज कंटिन्यू करें, जैसे ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आया कि कई बार लोगों को लोन लेना होता है तो वो जमीन उनके नाम से ही नहीं होती है, उनके दादाजी के नाम से वो गुजर चुके हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको लोन नहीं मिल पाता है। जैसे आपको जमीन पे लोन लेना है, कर्ज लेना है, लेकिन आप कर्ज नहीं ले सकते क्योंकि वो जमीन आपके नाम पे है ही नहीं। वो जमीन किनके नाम पे है? दादाजी के नाम से है, उनके भी दादाजी के नाम से, ऐसे पुरानी जमीनें हैं। तो इससे जो अगर फायदा एक होगा वो तुरंत कि अगर कभी लोन के लिए आवेदन करना है बैंक में तो आपके अपने अपने नाम से जमीन है तो उस जमीन के एवज में आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। कंटिन्यू करें फिर जहां मुझे लगेगा वहां। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कुछ लोग जैसे कि होता है ना कि भाई का ज़मीन है और आपके हिस्से में बंटवारा हो गया है, फिर भी वो हिस्सा जो है ज़बरदस्ती आपके भाई जो है अपने कब्जे में रखा है, चूँकि आपके पास तो वो नाम से पेपर है नहीं, तो आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। कोई कानूनी कार्रवाई करने जाएंगे तो वहाँ भी लफड़ा है कि भाई कैसे मान लें कि आपका है वो उसका है वो उसका है, ये भी एक दिक्कत आता है। तो इसके अंतर्गत जब आपके पास खुद का अपना खतियान बन जाएगा, आपके जितने हिस्से के खेत है उसके आधार पे, तो आप उसको बताओगे ना कि ये तो मेरे नाम पे खतियान है, मेरा ज़मीन है, मेरे हिस्से में इतना डिसमिल, इतना कट्ठा, इतना एकड़ है, तो भाई हमारे ऊपर उन्होंने जो है कब्जा कर रखा है तो हमको जो है वो कब्जा छुड़वाइए। तो कोई भी फिर आसानी से उसको जो है छुड़वाएगा, प्रशासन आपकी मदद करेगा, समझ रहे हैं। दूसरा फिर लाइफ टाइम कभी भी आपके बच्चों के जो बंटवारा होने हैं उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जो आपके नाम से एक बार खतियान बन जाएगा तो आप वंशावली बनवाओगे, वंशगत वंशावली के आधार पे आपका खतियान होगा, तो उस खतियान में आपके फिर वंशावली के आधार पे एक जो है वंश वृक्ष बनेगा। तो उसमें जो है जैसे कि मान लें कि आज आप जीवित हो और आपका जो है नाम से खतियान जो है बन रहा है, आपका खाता खोला जा रहा है, तो आपके भी बच्चे हैं, तो उन बच्चों का भी जो है उसमें हक ऑलरेडी जो है दिया जा चुका होगा जब ये खतियान बनेगा, जिससे कि लाइफ टाइम कभी अगर आप न रहें और आपके न रहने के बाद फिर आपके जो बच्चे हैं वो आपस में न झगड़ जाएं, क्योंकि उनको उस हिस्से का बराबर बराबर जो है बंटवारा ऑलरेडी ऑन पेपर इस हिसाब से करके दिया जाएगा, तब ये जाकर के खतियान पूरा होगा। इस सर्वे के बाद आई थिंक हमें नहीं लगता कि फिर कोई सरकार जो है यहाँ सर्वे करवाने जाएगी, क्योंकि ये जो टोटल सर्वे के बाद जितना काम है टोटल ऑनलाइन होगा। दूसरा जो है अभी तक जितने भी देखे होंगे जो खतियान आपके पास खोजने जाइएगा तो नहीं मिलेगा, आपको जाकर के जो है आपका खतियान का नकल निकालवाना पड़ेगा। लेकिन इस सर्वे के बाद आपका ओरिजिनल खतियान आपके पास अवेलेबल रहेगा और साथ में ही आपके खेत का नक्शा भी आपके पास रहेगा, जिससे कि किसी तरीके का कोई विवाद जीवन में आजीवन नहीं हो सकता। बात समझ रहे ना। और ऑनलाइन होने की वजह से आपका सब कुछ सुचारू ढंग से चलेगा। मान लीजिए कि आपके वंश में कोई बंटवारा करता है, इसी जो नक्शा जो बना रहेगा उसके आधार पे वो जो नक्शा अपना जो है मतलब वो बंटवारा करेंगे, तो वो उसका जो है अपडेशन करेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, हमने उसमें 4 हिस्सा किया, तो हम लिखित में जो है वहाँ पे पेश करेंगे, तो फिर वो जो 4 हिस्सा होगा अलग अलग फिर वो 4 खतियान बन जाएंगे, ऑटोमेटिक ऑटो जनरेट हो जाएगा वहाँ अगर आप कागज जमा करेंगे तो। फिर ये जो परेशानी होती है वो किसी के साथ रहेगी ही नहीं, आजीवन नहीं आएगी। देखिए जो नया केवाला हुआ है, इस केवाले के बारे में जो है हम बस यही कहेंगे
कि अगर हुआ है और सही है तो आप उसका कागज हमें दीजिए, हम उसका जांच करेंगे। अगर वो सही है तो उसको मान्यता दिया जाएगा, अदरवाइज आप समझ ही रहे हैं। हम तो बोल ही दिए ना जी। कुछ जमीन जैसे है जो जब सर्वे हुआ था पिछले बार तो वहाँ जलकर था, उसके बाद ये नदी जो है कि अब तो और कहीं चला गया, जिनका है उनका तो कब्जा में आ गया। मैं बताता हूँ सर, देखिए अगर कोई नदी कहीं से गुजरी हुई हो आज से 60 साल पहले के सर्वे में जी जी और आज के डेट में वहाँ पे वो नदी नहीं है, बिहार सरकार मेरी बात सुनिए, वही मैं बता रहा हूँ। तो वो नदी सिर्फ नहीं, नदी न होने का मतलब ये नहीं है तो सरकार के ही खाते में जाएगा, उस पे किसी भी तरीके का किसी भी रैयत का कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। उसके कागज होता कोई कागज नहीं बन सकता है सर। ये जो है बता दे रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ सुनिए। जैसे उस टाइम नदी बह रहा था, अगर मेरी बात सुने, वो नहीं हो सकता है, आप उस पर कब्जा कतई नहीं कर सकते। उस टाइम तो छोड़िए सर, अगर आज के डेट में आपके जमीन के ऊपर से नदी बह जाएगा ना, बात समझ रहे हैं ना, अगर आज के डेट में आपका जो जमीन है, क्योंकि हम ये नहीं कहते सर, ये सरकार के नियमावली में लिखा हुआ है, वो बातें सिर्फ हम आप तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है। अगर आपके खेत में आज भी अगर नदी बह जाए तो वो आपका खेत नहीं रह जाएगा सर, और उसके बदले में सरकार आपको कोई जमीन भी नहीं देगी। बात समझिए, हम आपकी बात समझ गए, ठीक है। हाँ, ना बोले, यही बात आपको हम जवाब दे दिए सर कि अगर आपका जमीन है और उसके ऊपर से नदी बह गया, बात समझ रहे ना, तो वो तो ऑलरेडी सरकारी हो गया। और नदी सूखने के बाद अगर सोच रहे हैं कि वो तो सूख गया तो जमीनिया मेरा हो गया, तो वो सर आजीवन आपका नहीं होगा। बात समझ रहे ना। यहाँ पर दो कंफ्यूजन है। नहीं वो सब हम सब अभी नहीं, यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। एक निजी जिनका खतियानी जमीन है, खतियानी जो जमीन है, मैंने वही नियमावली के आधार पर आपको बताया सर, जो सरकार का नियम है वही मैंने आपको बताया। इनका कहना ये है, हो गया कागज आपकी है खतियान में नहीं, इनका कहना ये है कि एक नदी पहले थी, नदी मतलब सरकारी ही होगा, ठीक है। तो नदी थी, नदी सूख गई, इन्होंने वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया, तो क्या ये जमीन इनकी हो जाएगी? अगर ये जमीन का रसीद और पर्चा वगैरह सब बनवा लेते हैं तो ये सब नकल वकल निकला हुआ है, तो क्या ये जमीन इनकी हो जाएगी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि आज ये मेरी जमीन है, निजी जमीन है, और नदी का डायरेक्शन चेंज हो गया और जो सरकारी जगह थी उसको छोड़ के नदी अब मेरे निजी जमीन से होके गुजर रही है, और वो कम से कम वो सिलसिला 50 साल तक चल गया। उसके बाद फिर वो नदी सूख गई, तो क्या वो जमीन वापसी मेरी ही रहेगी या गवर्नमेंट की? ये दो अलग अलग सवाल है। वो जमीन जैसे कि जो नदी ने अपना डायरेक्शन चेंज किया, नदी ने डायरेक्शन चेंज किया मैम, लेकिन मेरे निजी जमीन पे दो बातें हैं, दो बातें हैं। एक सरकारी जमीन, सरकारी नदी, गवर्नमेंट नदी जो नदी नाले, अब झीम है यहाँ, अधवारा समूह की नदियां बहती हैं, मेरे खुद के पंचायत में अधवारा समूह की नदी है ना जो ये जाती है, तो अधवारा समूह की नदी अगर कहीं कहीं पे सूख गई है और लोगों ने उसको घेर लिया है, सुनिएगा ठीक है, अधवारा समूह की नदी मेरे पंचायत से गुजरती है बीचों बीच, वो सूख गई और लोगों ने उसको घेर के घर बना लिया, तो क्या वो जमीन उसकी मानी जाएगी? कॉमन सेंस से बता रहे हैं कि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो नदी सरकारी मानी जाती है। सरकार के नक्शे में, सरकार के कागज में और सरकार के खाते में वो जमीन जो है ऑलरेडी चढ़ाया जा चुका है। तो जो जमीन सरकारी हो चुकी, फिर उसको निजीकरण नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी नहीं कर सकता। और अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उसकी जांच होगी, और जांचने के बाद फिर उसमें कोई अगर निष्कर्ष निकलता है तो वो उसको देखा जाए। इसीलिए बोले हैं कि जैसे कि मानिए 60 साल जब पहले हुआ था ना सर्वे, तो उसमें नदी जहाँ से जा रहा था वो नदी उस ये सर्वे जो है 4 साल पहले नहीं हुआ था, 60 में हुआ था, 60 साल एक बात बता रहे हैं ना, तब नदी था। अभी वो नदी यहाँ से मानिए जो यहाँ है उससे आप 200-500 किलोमीटर कितना भी चल जाए ना, नदी सूखी जाए क्यों ना, बात समझ रहे ना, वो नदी सूखी ही क्यों न जाए, लेकिन वो जमीन जो है सरकार की है और सरकार की ही रहेगी जी, इसीलिए बोले। अभी तो जहाँ बह रही है नदी वो निजी प्लॉट में बह रही है। देखिए ये हम नहीं, देखिए एक बात समझिए, मेरी बात सुनिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि जो हमारा जमीन है, यानी कि जो आपका जमीन है, जो रैयती जमीन है,
वो सिर्फ रैयतों को उनके जोत के लिए, उनके खाने, उनके मतलब रहने, उनके आर्थिक और जैविक स्थिति को सुधारने के लिए ही सरकार ने दिया है। अदरवाइज टोटली जमीन जो है सर, है तो सरकार की ही, और सरकार जब चाहे, जैसे चाहे, बिना पूछे आपसे या हमसे वो छीन सकती है। वो एक मतलब उसके अनुरूप और उसके स्थिति पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपके यहाँ से रेलवे लाइन गुजारना हो तो सरकार आपसे जो है पहले पूछेगी, आपसे आकर के पूछेगी कि आप हमको जमीन दे दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर वो जबरदस्ती आपसे ले लेगा और आपको पैसा दे देगा और आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं ना? बात समझिए हम जो बोल रहे हैं। लेकिन जब वो नया काम करेगा तब, लेकिन जब ऑलरेडी उसका जमीन है और आप चाहिए कि वो हम ले लें, तो सरकार अपना जमीन आपको नहीं देगा। सरकार अपना जमीन आपको एक ही स्थिति में देता है, जब आप भूमिहीन हैं, जब आपके पास रहने के लिए भी अपना खुद का जमीन नहीं है। उस स्थिति में सरकार आपको 3 से 5 डिसमिल जमीन देगा। बात समझ रहे ना? और जो लोग बासगीत पर्चा बनवाए भी होंगे और उससे पहले उनके पास खतियानी पेपर है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना खतियान यहाँ पेश करेंगे ना खतियान बनाने के लिए। तो बासगीत पर्चा जो देंगे तो सर अगर देंगे तब भी रद्द होगा, और नहीं देंगे तो ऑटो जनरेशन में जाकर रद्द हो जाएगा। तो वो बात समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब ये है कि सरकार जो है ये चाहता है कि ना हमारे जमीन पे आप जो है जबरदस्ती कब्जा करें और ना आपके जमीन पे कोई और। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, बात समझ गए? सरकार का यही सोच है कि ना हमारे जमीन पे कोई हमारा जमीन दखलिया है और ना ही आपके जमीन पे कोई और उस पे कब्जा करे। यानी कि दोनों स्थितियां जो है वो साफ करना चाहते हैं। इस बात ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन इन्होंने कही है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, तो हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ये है कि ना आप उनकी जमीन पे कब्जा करें, सरकारी जमीन पे ना आप कब्जा करें, ना आपकी जमीन भी इतनी क्लियर हो कि कोई और कब्जा ना कर पाए। यहाँ तक कि आपस में आपके भाई बंधु या रिश्तेदार जिनके बीच में जमीन का बंटवारा होता है वो भी ना कर पाए। ये बहुत क्लियर कर लीजिए। हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि अगर सरकारी जमीन थी, ऑन पेपर हम जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं, और कई ऐसे मसले आते हैं कि उस पे उन्होंने पक्का कंस्ट्रक्शन करवा लिया, उस केस में क्या होगा? मैम किसी भी केस में वो जमीन सरकार की ही रहेगी। सरपंच साहब, जैसे अभी जो नदी जहाँ बह रहा है तो वो तो फिर बिहार सरकार हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि वो बिहार सरकार हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सरकारी संपत्ति ये पूरा राष्ट्र है और जो नदियां हैं वो प्राकृतिक, अभी तो मेरी बात सुने सर, जो नदियां हैं वो प्राकृतिक देन है। जो नदी निकलेगी सर तो वो नदी सार्वजनिक, बात समझ रहे हो ना? या मतलब सिंचाई सबसे बड़ी साधन नदी तो वही है सिंचाई के लिए। तो जब नदी गुजरी तो वो सार्वजनिक हो गई। जब सार्वजनिक हो गई तो उससे वहाँ पे जितने आसपास के लोग हैं उनसे उसको फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। सरकार ने वहाँ जो नदी निकला उसको संरक्षण करने के लिए उसको अपने कब्जे में जमीन को ले लिया। मेरी बात सुने, फिर सरकार ने क्या किया, उस नदी को संरक्षण देने के लिए उस जमीन को सरकारी कब्जे में ले लिया। और फिर जब सरकारी कब्जे में ले लिया सर तो बार बार वही बात बोलेंगे कि जो सरकार अपने कब्जे में ले ले वो आप उससे ले नहीं सकते। ऐसा सरकारी प्रावधान है। बाकी तो चीजें जो हैं अगर आपको इस पे मतलब आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। सुप्रीम कोर्ट शायद आपको दे दे, लेकिन ऐसा नियमावली है ही नहीं कि आपको मिलेगा। इसीलिए अगर कोई कब्जा हो जाए तो खाली कर दीजिए। बड़ा इंटरेस्ट लेके पूछ रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ? कुछ है वैसे तो पोखरी पड़ता है उसमें भी आप ये देखिए पूरे सिंहवाहिनी पंचायत में कितने ऐसे हैं जो ऐसे हैं। नमकी पोखरी भी है। जब वो आए तो सर्वे में उनको कर दिया गया बिहार जमीन सरकार। कागज होगा सब है। अभी देखिए हमारे पास दोनों, इससे पहले 2 सर्वे हो चुके हैं और दोनों सर्वे का नक्शा है हमारे पास। जो बिहार सरकार का नक्शा है वो नक्शा हमारे पास है। वो दोनों नक्शा को आधार मान के ही हम काम कर रहे हैं। अगर पिछले सर्वे में वहाँ पे नदी थी तो उसको हम नदी मान के वो बिहार सरकार में वो चला गया है, वो जमीन बिहार सरकार के अंदर में चला गया है और उसको हम तथ्य मान कर इस सर्वे में काम करेंगे। उसे वो सरकारी जमीन ही दिखाएंगे। और इस सर्वे में हमारा जो सर्वे हो रहा है तो इसमें भी हम नक्शा बनाया जा चुका है। हवाई सर्वेक्षण आई और हवाई जहाज से ये पूरा नक्शा उक्सा का काम किया गया है अच्छे से। तो
तो उसमें भी अब आ गया कि यहाँ कहाँ कहाँ नदी जा रही है, तो उसे भी ऑटोमेटिक ये बिहार सरकार के अंदर में कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर से अब ये सर वो हो रहा है जहाँ नदी है उसको बिहार सरकार के अंदर में वो चला जाएगा। वो नदी है तो उस बिहार सरकार के अंदर में चल जाएगा। जो है पहले से वो तो है ही। हाँ, भाई मैं भुगा चुका हूँ इसमें, जो हमारा भी है इसमें चला गया, इसलिए आपसे ये मुझे सवाल किए। अच्छा सरपंच साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं। ये हमारी पंचायत मैं सिंगमैनी पंचायत का सरपंच फकीरा गुप्ता आपसे ये बिहार भूमि सर्वेक्षण जो होने जा रहा है उसके विषय में कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का सोल्व आप करेंगे। आप उसी क्वेश्चन को करूंगा सर। आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आए हुए हैं। कुछ जनता हमें बताए हैं, वो मैं नोट किया हूँ, अब मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। एक में कि दादा के नाम का जमीन अपना नाम पर करने के लिए क्या क्या पेपर किनको देना होगा ये भू संरक्षण में? अगर आप एक एक सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा। जी जी, एक ही सवाल। देखिए, जो दादा पर दादा की जमीन है वो खतियान ऑलरेडी पहले बना हुआ है 2 बार। एक 1908 में जब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, और एक 1960 में जब रिविजनल सर्वे हुआ था भारत सरकार के द्वारा, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, जो पेपर 1908 में बच गया था बनना, वो 1960 में बन गया। ठीक है, और जो 1960 में पेपर बना तो उसी पेपर के आधार पे वंशावली को देखते हुए, उनके वंश को सत्यापित करते हुए हम उनको आधार देंगे। दूसरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग इसमें बोलना भूल गए। ये जो सरकारी जो प्रोसीजर इस बार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट 2020 के नियमावली के अंतर्गत जो सरकारी आदेश आए हैं उसके अंतर्गत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितना अधिकार आपके बेटे का है उतना ही अधिकार सर आपकी बेटियों का है, आपकी बहनों का है। तो जो खतियान बनेगा सर, जो वंशावली आप बना करके देंगे, चाहे वो आप हंस के दें या सर उदास होके दें, आपको अपनी बेटियों बहनों का नाम उस खतियान को बनाने के लिए आपके वंशावली में देना पड़ेगा। अदरवाइज आपका खतियान नहीं बनेगा सर, क्योंकि आप ही के द्वारा कहीं न कहीं किसी न किसी सरकारी योजना में अपनी बेटी या बहन के नाम से आपने जो है उसका लाभ उठाया होगा। तो अगर आप वहाँ छुपाएंगे तो वो सर खोद करके निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको सर वंशावली में अपनी बेटियों और बहनों का भी नाम देना है। ये अलग बात है कि बेटियां या बहनें जो हैं वो लिख करके आपको लिखित में पंचनामा के साथ देंगी कि हम अपने पिता के संपत्ति में कोई हक नहीं जताएंगे और नहीं लेंगे, तो वो मान्य माना जाएगा। अदरवाइज उसको हक देना ही होगा। तो लड़ाई करवा दें सर, ये लड़ाई हम नहीं करवा रहे, ये सुप्रीम कोर्ट पे। हमने क्या बोला कि उससे बड़ा तो हम नहीं है और ना ही सर यहाँ की भारत सरकार। बात समझ रहे ना? घर लड़ाई हो जाए, ये लड़ाई की बात नहीं है। लिख कर सकते हम जिस काम के लिए आए हैं सर वही आपको मानने वाले हो। उसमें एक लाइन और बोल दीजिए सवाल को सर। वो चाहती है लिख के नहीं देंगे, वो चाहती है उसको जमीन आगे नहीं, अब अभी आपका जवाब नहीं मिला है, अभी आपका जवाब नहीं दिया मैंने। आपके सवाल का भी जवाब देंगे। इसमें साथ उन्होंने पूछा कि ये पेपर जो है क्या देंगे, तो पेपर में सर अपने खतियान का नकल अगर निकालने, किसी की जमीन में लड़ाई है, जो लड़ाईग्रस्त जमीन है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, भैया कृपया शांति बनाए रखें, आवाज आपके ही सहयोगी बंधुओं के पास नहीं जा पा रही है। आप सुनेंगे ना हम सुनेंगे। देखिए, अगर किसी जमीन पे आपसी सहमति या आपसी झगड़ा चल रहा है और वो मैटर कोर्ट केस में नहीं गया है, तो वो तो उसका निष्पादन हम लोग कर देंगे, क्योंकि यही कोर्ट यही कचहरी है सर भूमि विवाद के लिए। जितने यहाँ लोग बैठे हैं ये एक भूमि विवाद के कचहरी के मेंबर हैं। इसके लिए हम लोगों को सिविल कोर्ट का पावर निहित किया गया है सरकार की तरफ से। जिसके कागज है कोई हड़प लिया हो। सर एक एक जवाब दें अभी सारे सवाल आप बाकी लोग भी सवाल अब सर आपके जवाब हम दे रहे हैं सर, हम लाठी बंदूक लेके नहीं आएंगे। हम सिर्फ पेन चलाएंगे और आपको पावर देंगे जमीन के पेपर का, न कि सर हम समझ रहे हैं ना, प्रशासनिक पावर पेपर वाइज हम आपको दे देंगे। आप बाकी कैसे अपना दखल करते हैं ये सरकार के थ्रू, प्रशासन के थ्रू या पंचायत स्तर पे आप जिस तरीके से सक्षम हो अपना जो है वहाँ पे हित अर्जित करें।
हम सिर्फ पेपर में आपका हित अर्जन का कार्य करेंगे। आपका जो काम था बताते रहा हूँ, पेपर में जो है मैंने बताया कि जो अगर आपका कोर्ट केस चल रहा हो तो वो पेपर आप हमें देंगे, तो हमें उसको सर्वे में बस ये लिख करके हम उसको बंद कर देंगे कि इस जमीन पे भैया ये केस चल रहा है, केस नंबर ये और तारीख ये, ठीक है ना। कोर्ट में लंबित केसें हैं, उसका सर्वे नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। अच्छा, केस नहीं है, हम वही आपके सारे सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि आप उसमें ये चीज नहीं लिखे होंगे, आपको नहीं पता होगा, फिर भी मैंने आपको इसका जवाब दे दिया, ठीक है ना। आप ही के लिए दिया, क्योंकि बहुत लोग होंगे जिनका कोर्ट केस चल रहा होगा, तो ऐसे जमीन का सर्वे नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े। दूसरा, बहुत जल्दी है तो सर बढ़े, अगर जवाब नहीं सुनना है तो हमें क्या? आराम बैठे हैं सर, इसीलिए ना। अगर कोई महत्वपूर्ण सवाल हमारे व्यूअर्स जो हमारे ऋतु जायसवाल पेज से जो जुड़े हुए हैं और ग्राम सभा को लाइव देख रहे हैं, जिनको भरोसा भी नहीं होता कि किसी भी मुद्दे के लिए ऐसे ग्राम सभा होता है, तो वो लोग जो देख रहे हैं, अगर आपके भी बेशक आप सी वाहिनी के ग्राम सभा में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हम इनसे आप लोग जो है ऑनलाइन उसमें सवाल कर सकते हैं, मैम के द्वारा वो सवाल हम लोगों से पूछा जाएगा। देश में लाखों लोग देख रहे हैं अभी, कोई देख सकता है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, बहुत क्वेश्चन आया भी है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रोजेक्ट जो है सर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट के तहत चलाया जा रहा है। आज ये बिहार सरकार अपने स्वामित्व में ये नियमावली के अधीन अपना अधीनस्थ काम कर रही है, वैसे ही हर स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ इसको करेंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग ले लेंगे, पहले सरपंच साहब आप आगे ठीक है। अब देखिए जो पेपर है सर आपका जो है खतियान का नकल आपके पास अगर हो तो अति उत्तम है। जिन्होंने रजिस्ट्री करवाया है, रजिस्ट्री डेट का पेपर चाहिए। अगर किसी ने कोर्ट केस किया था और उसने कोर्ट से वो केस जीत लिया है, तो उसका जीता हुआ कोर्ट केस का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल जजमेंट है, वो सर हमको चाहिए, न कि उसका मतलब फोटोकॉपी। ओरिजिनल जजमेंट का पेपर चाहिए। इसके बाद अगर आपने केवाला कराया है तो केवाला का पेपर चाहिए। जो आप सर रसीद की बात कर रहे थे, कोई रसीद के लिए बोल रहा था कि हम रसीद कटवा लिए हैं, तो सर रसीद आपकी जमीन है ये नहीं दर्शाता, रसीद आपने मलगुजारी दी है ये दर्शाता है। आप किसी के जमीन पे भी रसीद कटवा सकते हैं अंचल के तहत। अंचल जो है क्या करता है कि जमीन का मलगुजारी नहीं लेगा तो सरकार को वो जो है पैसा नहीं जाएगा। तो जो जमीन खाली पड़ी रहती है, अगर आप उसको अपने जोत रहे हैं तो उसको जो है रसीद कटवा सकते हैं। रसीद कटवाने का मतलब ये नहीं हो गया सर कि वो जमीन आपका हो गया। सर रसीद कटता है तो नाम मैंने जो बोला आप सुने ना, हमने क्या बोला, रसीद कटता है। रसीद पे आपका नाम सर नहीं रहेगा। अगर आपके नाम से रसीद को काट रहे हैं तो किस आधार पे काट रहे हैं? फंसा हुआ है जब आपके नाम से खतियान ही नहीं है तो आपके नाम से रसीद कैसे कट गया? किसी और के तो वही तो हम बोल रहे हैं, खतियान नहीं है तो आपके नाम से रसीद नहीं कट, आपके थ्रू रसीद कटेगा, थ्रू में आपका नाम जाएगा कि आपके द्वारा पैसा जमा किया है। नहीं, केवाला करने के बाद केवाला का करने की जो बात है, हमने वही बोला आपसे कि जो केवाला का पेपर है हम वो देखेंगे। कोर्ट में फंसा हुआ है उसका क्या? हमने बोला ना। अच्छा, एक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे एक सवाल है, बैजू कुमार हैं, वो पूछ रहे हैं कि जिसका केवाला कोर्ट में फंसा हुआ है उसके लिए। मैम अभी थोड़ा देर पहले वही बात मैंने बोला था कि जब तक से कोर्ट केस का निष्पादन कोर्ट द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक से हमारे यहाँ वो जो है मामला नहीं निष्पादित किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ये बता चुके हैं, जस्ट अभी बताया। जी मैम। ठीक है, अभी सर बस आप जल्दी पूछिए। आगे कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर बहुत लोग बैठे हुए हैं पंचायत के लोग, अभी हमसे पूछे हैं कि दाखिल खारिज अभी हम नहीं कराए हैं, तो अभी दाखिल खारिज कराए या नहीं कराए? देखिए सर, अगर दाखिल खारिज हो जाता है तो हमारे लिए भी और आपके लिए भी मतलब एक स्मूथली ढंग से जो है हो जाएगा। दाखिल खारिज का मतलब हो गया कि अगर जो नया जमीन आप खरीदे होंगे, दाखिल खारिज करवा लिए, यानी कि ऑलरेडी वो जमीन आपके नाम से हो गया, तो आसानी से आपके नाम से खाता खुल जाएगा। अगर दाखिल खारिज नहीं है तो उसके लिए प्रोसीजर है, आप फार्म भर के और खतियान का जो मतलब उनका खतियान का पेपर या आप जो रजिस्ट्री डीड है वो लगा करके देंगे। फिर मैं उसका जांच करने के बाद फिर जो प्रोसीजर होगा उसके तहत जो है उस रैयत को बताया जाएगा कि क्या करना है। आगे सवाल है, अगर दादाजी के नाम से जमीन है, वो पिताजी एक ही बेटा के नाम पर लिखा है, लिख देते हैं दादाजी के नाम पर जमीन है, अगर पिताजी के पास 3 बेटे हैं तो एक ही बेटा को अगर जमीन लिख देते हैं तो 2 बेटे का अधिकार वहां खो बैठेगा या रहेगा?
सर दादा का जमीन यानी कि पुश्तैनी जमीन में सीधे पोते का अधिकार होता है। दादा का जमीन जो होता है उस पर अधिकार सीधे पोते और पोती का होता है। उसमें पिता सिर्फ इमीडिएटर होते हैं, वो गार्जियन होते हैं जब तक से बच्चों का परवरिश न हो जाए, जब तक से वो 18 साल के हो न जाए। जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो दादा के संपत्ति पे 100% का आधिपत्य हासिल करने के लिए जो है वो दावेदार है। इसलिए दादा के प्रॉपर्टी को पिता जो है किसी एक में नहीं बांट सकते। अगर पिताजी के नाम पर जमीन है तो तीनों बेटा को न देकर एक ही बेटा अगर को सर लिख दे पिता तो- के नाम पे जमीन है, अगर पिता ने रजिस्टर्ड जमीन वो रखा है तो वो उसका अधिकार है, वो चाहे जिसे दे दे। वो चाहे जिसे दे दे, एग्जैक्टली। अगर एक ही बेटा को लिख दिया तो एक ही बेटा का हो गया। फिर इस चीज को एकदम माइन्यूटली समझिए ध्यान से। दादाजी का है, पोते को जाना है तो पिताजी जो है वो सिर्फ इमीडिएटर हैं और कुछ नहीं है उनका पावर। अगर पिताजी के नाम से कोई रजिस्ट्री है, उन्होंने खरीदी है जमीन, उनके नाम की जमीन है, वो उनका निजी फैसला होगा कि वो अपने 3 बेटे में से 2 को दे, 1 को छोड़ दे, 1 को छोड़ दे, 2 को दे। ये व्यक्तिगत तौर पे उनका निजी फैसला होगा। ये अभी बिहार सरकार के द्वारा भी एक निकला था जिसमें कि अगर कोई बच्चा मतलब उनका बेटा या बहू देखभाल नहीं करते हैं तो वो किसी को भी वो दे सकते हैं, उसको बेदखल कर सकते हैं। तो दादा और पोता मतलब वंश वाइज उनका जाएगा, पिताजी सिर्फ ऐसा नहीं है, दादा के प्रॉपर्टी में पिता का भी अधिकार है, मतलब वो हिस्सा है। जैसे कि अगर 4 बेटे हैं और एक पिता है तो 5 हिस्से होंगे। ये नहीं है कि पिता का हक ही नहीं है। अगर पिता का हक नहीं है तो फिर उनकी मान लीजिए पिता गुजरने के बाद माता बचेंगी तो वो कहाँ जाएंगी, दर की ठोकर नहीं ना खाएंगी। इसलिए ये बेटे लोग भी जो है खुश ना हो, मतलब पोते लोग भी खुश ना हो, है ना। मतलब ये है कि अगर दादा का जमीन है और 4 बेटे हैं और पिता से अनबन हो गई तो 5 हिस्से हो जाएंगे जमीन के, 1 हिस्सा पिता का होगा। और पिता जो है जब पिता का हिस्सा उनके रूप में निहित कर दिया जाएगा तो फिर वो अपना हिस्सा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर वो हिस्सा पिता का हो गया तो वो पिता किसी को भी दे सकता है, फिर उसमें कोई लड़ाई नहीं कर सकता। अभी जो सर्वे होने जा रहा है वो सर्वे खेत का होगा या गांव में घर बसे हुए हैं? सर घर का भी खेत होगा? मतलब होता है जमीन, और जमीन पे ही सर घर बनता है सर। तो ये गांव में घर बना हुआ है उनका सारे जो का, खेत क्योंकि सरकार को एक जो है रकम जो है निर्धारित करनी है इस सर्वे के बाद, जिसको कहा जाता है मलगुजारी रसीद जो आप लोग कटवाते हैं। बात समझ रहे हैं ना, जो मलगुजारी कटवाते हैं ये सर पुराने जो है मतलब समझिए कि जो चले आ रहे हैं आदि कालांतर से वही जो है चला रहा है। आज के डेट में आज की महंगाई को देखते हुए ये जो पैसा जमा होता है वो बहुत कम है। और कुछ लोग तो जो है सर रसीद कटवाते हैं, अगर मान लीजिए उनके पास 5 बीघा जमीन है तो वो जो है क्या करवाएंगे तो 3 बीघा का रसीद कटवाते हैं, 2 बीघा जो है गायब है। तो ये सर्वे में वो भी जमीन जो है सर आ जाएगा सामने। अगर वो नहीं लेके आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जमीन सरकार को जाएगी। फिर वो अपने आप को जो है मतलब कितना भी कोशिश कर ले, फिर वो सर जमीन जो है उसको नहीं मिलने जा रही। इसलिए कोई भी आदमी अपना किसी भी प्रकार का जमीन को छिपाएगा नहीं। अगर छिपाता है तो वो ऑटोमेटिक है कि जमीन सरकार की हो जाएगी, क्योंकि सरकार आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो सरकार का मेहनत है तो सरकार को भी उसका जो है थोड़ा सा मतलब फायदा क्या, सरकार का तो जो है पूरा अधिकार है। आपके लिए वो मेहनत कर रहा है आपका अधिकार देने के लिए, और अब सरकार के साथ अगर जालसाजी करेंगे तो वो जमीन तो वो ले लेगा ना। जिसका पेपर आपके नाम पे नहीं है वो सरकारी हो गया। चाहिए मुझे सीधी सी बात है कि अगर आप अभी पेपर बनवाते हो इस सर्वे में, जिसका भी पेपर बन गया तो वो उसका अपना जमीन हो गया। और जिस जमीन का पूरा पेपर कोई नहीं बनाता है, जो जमीन बच गया सर सर्वे में, तो हमको पता है ना, हम तो आकर के स्थल पे उसकी नापी करेंगे। और वो नापी पुराने जमाने वाला लग्गी और चैन से नहीं होगा। जो पहले के अमीन एक दूसरे को लड़ा देते थे कि उनके हिस्से में 2 कट्ठा उधर घुसा दिए, उनके हिस्से में 1 धुर उधर घुसा दिए, वो भी नहीं होगा। यहाँ पे GDPS और ETS के द्वारा, यानी कि ऑनलाइन जो सैटेलाइट है, भारत सरकार का जो सैटेलाइट ऊपर हम लोगों को देख रहा है, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, उस सैटेलाइट के द्वारा हम लोगों का फोटो खींचा जाता है और उसके पास अवेलेबल है जानकारी कि हम यहाँ बैठे हैं। उस सैटेलाइट के द्वारा और ETS मशीन के द्वारा इसका सर्वे किया जाएगा, यानी कि 1-1 mm, बात समझ रहे हैं ना,
ईरर नहीं आएगा, एक धूल का ईरर नहीं आएगा, एक कण का ईरर नहीं आएगा। गाँव का जिसका नाम गलत जितना हो जमीन है उसको नाप करके उसको जो है उसके हित में दे देना है। पहले चैन था, लगी था, इन चीजों में क्या होता था कि जो है कोई इधर तिरछा घुसा दिया तो घुस गया। सर अभी भी टेप नापिए आप, 10 फीट लंबा नापिए और थोड़ा सा तिरछा करके नाप दीजिए, देखिए वही अंतर आ जाएगा। इस वजह से ये नई टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोगों को जो है, आप ही लोगों के फायदे के लिए सरकार के द्वारा इस चीज को किया जा रहा है, जिससे कि किसी भी तरीके की किसी भी समस्या का आप लोगों को फिर आगे जाके सामना न करना पड़े। और बोला जाए अगर म्यूटेशन किसी ने करवाया हो अभी और वर्तमान में एक मिनट गांव का नाम गलत हो जाए, म्यूटेशन कराने पे गांव का नाम गलत हो जाए या तो फिर जो है यहाँ अपने आप अपने पंचायत सभा में अपने जनप्रतिनिधि पांचों पंचों के सामने, गांव वालों के सामने एक जो है पंचनामा करें और तब उसका जो है एक नोटरी सर्टिफाइड करके जो है हमें दे दें। ये सवाल शंकर यादव का था जो हमारे लाइव से जुड़े हुए हैं। दूसरा सवाल मनीष कुमार पूछ रहे हैं कि चकबंदी का क्या मतलब है? देखिए मैम, चकबंदी जो है वैसे सरकार जब करवा रही थी, और चकबंदी बिहार में लागू है या नहीं, नहीं ये मैम। पूछ रहे हैं। चकबंदी जो है पूर्णतः जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से चकबंदी जो है नहीं लागू हो पाया इस जगह पे। बहुत जगहों पे है बिहार में, अलग अलग जिले हैं जहाँ अगर हुआ है 100% सक्सेस तो वहाँ हुआ है, लेकिन यहाँ अपने सीतामढ़ी में मैम चकबंदी जो है सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, तो जहाँ का है वहाँ चकबंदी का मतलब ये होता है कि किसी किसान का 1 कट्ठा वहाँ, 10 कट्ठा वहाँ, 2 बीघा वहाँ है, तो उसको जोतने में, उस पे खेती करने में उसको बहुत परेशानी होती है। तो सरकार ने इसका उपाय मतलब ये सुझा कि जो है चलो इन सबको जो है एक जगह जोड़ करके सबका एक जगह एक ही खेत, मतलब अगर उसके पास टोटल जोड़ के 10 बीघा खेत होता है तो उसका 10 बीघा खेत एक जगह हम उसको दे, जिससे उसको जोतने में आसानी हो। चकबंदी ये था, लेकिन फिर भी लोग उसमें भी अपने निजी स्वार्थ देखने लगे, रोड वाला हिस्सा हमको दे दीजिए, पीछे वाला हिस्सा उसको दे दीजिए, इस वजह से सक्सेस नहीं, ये नहीं सक्सेस हो पाया। एक पूछ रहे आर के राज है बाबूराम यादव, जिसका केवाला खो गया है उसको कैसे मिलेगा? मैम केवाला का जो है आप अगर अपने पास कागज रखते हो तो मैंने बोला ना, केवाला ऑफिस में जहाँ आप रजिस्ट्री करवाते हो वहाँ पे उसका नकल निकलवाना पड़ेगा और मिलेगा। अब आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर बाकी लोग भी तैयार रखेंगे अपना सवाल। बाकी मेरा जो भी पीछे सवाल। लोग, हाँ, बोला क्योंकि 2 या 3 ही सर, लोगों का मेरा पास सवाल समय है। अच्छा, पूछने दीजिए उनको। सर मैं भी सिंह मैनी पंचायत से हूँ। मेरा सवाल है कि 1960 से पहले मेरे दादाजी के नाम पे जमीन था और 1960 के बाद जब सर्वे हुआ तो वो आज जमीन 3 डिसमिल किसी और के नाम पे चढ़ गया। कर्मचारी से पता किए तो वो बोले कि उस आदमी से रजिस्ट्री करवा दी और वो आदमी रजिस्ट्री करने के लिए तैयार नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जबकि 1960 से पहले उसका नकल है मेरे पास और वह जमीन भी मेरे कब्जा में है। देखिए सर, जमीन अगर आपके कब्जा में है तो अगर कागज उसके पास है, मेरी बात सुनो, जमीन कागज उसके पास है और जमीन पे कब्जा आपका है, तो आप जो है 1960 के पहले वाला अगर सर्वे का पेपर अपने पास रखे हैं सर, तो ये 60 साल बीतने जा रहा है। अगर आपको 60 सालों से इसकी जानकारी थी तो आप क्या कर रहे थे? आपने इसके संबंधित समाहर्ता मतलब अपर समाहर्ता, DCLR या हमारे समाहर्ता या फिर यहाँ के जो मतलब सिविल कोर्ट है वहाँ पे अर्जी क्यों नहीं लगाई कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, हमारे जो गलत लोगों को दे दिया गया? अभी तक आप इसके लिए चुप क्यों थे? जी हमारे पिताजी को उतना अनुभव नहीं था। तो अगर अनुभव नहीं था, 60 सालों के बाद अभी अनुभव हो गया, अचानक से जाग गए? जी अनुभव यही 10 साल पहले जानकारी। तो 10 साल पहले जानकारी हुआ, तो 10 साल पहले आपने इसका क्यों नहीं जो वहाँ पे जो है आवेदन दिया कि हमारा जो ये मैटर है? जी तो अब इसके लिए क्या करना? तो सर अब आपके लिए इसके लिए यही है कि अगर वो आपका है और आपके साथ साथ आपके 10 लोग जानते हों, अगर यही चीज मैंने बोला कि जनप्रतिनिधियों के बीच में आपकी सभा कराई जाए, अगला जो आपका खेत जिसके नाम पे वो रखा है उसको बुलाई जाए, इसके बाद अगर सर्वसम्मत मतलब सब सर्वसहमति से अगर ये चीज वो कहता है कि नहीं हम इनको देंगे, तो एक जो है पंचनामा बनेगा। पंचनामा पे जो है पंचों का सिग्नेचर, साथ में जो है यहाँ के जो लोग हैं उस पे जो है मतलब सिग्नेचर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं, बात समझ रहे ना, वो भी यहाँ पे पक्षकार बन करके साइन करेंगे कि हाँ ये गलती जो है हुआ था इन लोगों के द्वारा और मेरे सामने ये जो है सभा में जो है स्वीकारा गया और ये इनके नाम से किया जाए, तो मैं सर आपको कर दूंगा। अदरवाइज नहीं, जैसा है वैसे ही रह जाएगा। फिर रजिस्ट्री ले लें तो वो तो अलग मैटर हो गया, वो तो सीधा मैटर हो गया कि आप उससे रजिस्ट्री ले लें। बात समझ रहे ना जी? एक और मैटर बोला जाए जी 1960 से पहले जिस जमीन का
खेसरा नंबर 2201 था। हाँ। वो लगभग 1 बीघा का प्लॉट था। सर्वे के बाद जब प्लॉट में से जब बिक्री हुआ तो हमने 35 डिसमिल हमारे दादा लोग उसमें से रजिस्ट्री कराया। ठीक है, सर्वे नंबर चेंज हो गया, 4012 हो गया अभी वर्तमान में। वह जमीन 35 डिसमिल मेरे कब्जा में भी है, जोत में भी है। लेकिन जब दाखिल खारिज लगभग 50 साल के बाद कराए, रजिस्ट्री है केवल है, दाखिल खारिज 50 साल के बाद हमने कराया तो वहाँ पर मात्र 11 डिसमिल बचा हुआ, 11 डिसमिल किया। सर दाखिल खारिज हो जाने के बाद फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, आप बताएं। तो वो नंबर, उस नंबर में जो नंबर मैं वर्तमान में बताता किसी हूँ, का मेरी नहीं। बात सुने जी मैंने वही बात बोला अभी, मतलब आप शायद यहाँ आपका ध्यान नहीं था। जी जी। फिर से मैं आपका ध्यान उस पे केंद्रित कर देता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। जैसे मैंने बोला ना कि कोई जो हमारा पुराना खतियान है, इस सवाल को पप्पू जी भी सुन ले। यही सेम सवाल पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने अभी पूछा है लाइव में, यही सेम सवाल है। ठीक है ना। जैसे कि पहला तो आपको बता दें कि मान लीजिए कि खाता संख्या कोई 1 है, उसका खेसरा संख्या 20 हुआ, तो खेसरा संख्या 20 में उसका रकबा दे दिया उसमें 5 एकड़, तो वो खतियान है। अब खतियान किसके नाम से है ये आप समझ सकते हैं, उसके कितने वंश पीढ़ी उसमें बटी है ये आप समझ सकते हैं। मैंने जो ये चीजें बताई, अब उस पीढ़ी के बटने के बाद जो अंचल के पास रजिस्टर 2 है, आप उसके हिसाब से जमाबंदी रसीद अपना कटवाते होंगे और अपना अपना हक उसमें से लिए होंगे। उसमें जो है हमको लगता है 3 या 4 पीढ़ियां या 3 या 4 लोग उसमें जो है बंटवारा ऑलरेडी, परिवार 3-4 घर परिवार ऑलरेडी उसमें कर चुका है और उसमें फिर जो है 4-4 सब में पैदा हो गए होंगे करवाने के लिए। तो सोचिए वो कितने भागों में बटा हुआ, कितना छोटा छोटा वो टुकड़ा हो जाएगा। पेपर में वो दिखाएगा क्योंकि पुराना खतियान है तो उसमें बहुत बड़ा दिखाएगा, लेकिन सोचिए कि ऑन पेपर छोड़ करके अगर वास्तविक भौगोलिक स्थिति पे आ जाए तो सोचिए कि उस जमीन के कितने टुकड़े ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर होने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे बंटवारा होगा लोग उसमें टुकड़ा टुकड़ा करेगा। तो ये हम कैसे मान लेंगे आपके कहने से कि आपका है? फिर वही आपको प्रोसेस होना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस से गुजरना है कि आप यहाँ पे बैठिए, उनको बुलाइए, सभा लगाइए, सभा के सामने उनसे बोलिए कि ये हमारा था, आपने कैसे करा लिया। फिर वो बोलेंगे, आप उनका जो है जो साक्ष्य है वो देखिए, अपना साक्ष्य पेश कीजिए, दोनों के साक्ष्य के ऊपर यहाँ निर्णय लिया जाएगा। अगर निर्णायक ढंग से आपका जमीन वो होगा तो आपको मिलेगा, और नहीं होगा सर तो फिर वापस उनको दे दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आप उसके लिए जो है मतलब फॉर्म जो हम लोग देंगे उसको भरिए, आप उसको भर करके दीजिए और अपना दस्तावेज लगाइए कि नहीं हमारा है। बात समझ रहे हैं ना? उसको लगा करके हम लोगों को दीजिए। अगर वो होता है आपका वास्तविक, अगर आपका है और आपके साथ किसी ने जो है जाति किया है, तो उस आधार पे जो है हम पहले यहाँ पे देखेंगे सबके सामने, आप ही लोगों के बीच में उसका निर्णय करके और उसका निष्पादित किया जाएगा। गैर मजरूआ जमीन क्या होता है? देखिए मैम, गैर मजरूआ 2 तरीके की जमीन होते हैं। अच्छा। एक गैर मजरूआ आम और एक गैर मजरूआ खास। गैर मजरूआ आम तो बिल्कुल प्योर सरकारी जमीन हो गया, उसमें तो कोई किसी को जो है छू नहीं सकता। गैर मजरूआ खास का मतलब हुआ कि सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन फिर भी वो सार्वजनिक रूप से, जैसे मान लीजिए कि मतलब बहुत पहले एक राजा हुआ करते थे, उनका एक जो है हवेली हुआ करता था, उस हवेली तक जाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा रास्ता हुआ करता था, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई, उसमें बहुत सारे घर बनते चले गए और वो जमीन जो है उन्हीं के नाम पे रह गया। बात समझ रहे हैं? लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग रह गए, तो सरकार ने उस जमीन को जो है सरकारी घोषित कर दिया। आम रास्ता जो है सबके आम सहमति से उसको जो है कर दिया गया कि नहीं ये उनका खास जमीन है, लेकिन फिर भी ये सार्वजनिक तौर पे जो है चलेगा। मतलब इन्होंने उसको दे दिया, तो उसको जो दिया है वो उस पे यूज कर सकता है। वो गैरमजरूआ खास जमीन को भी अगर कोई चाहे कि हम, अब जैसे कि मान लीजिए कि राजा ने आपको दे दिया यूज करने के लिए और आप सोचिए कि हम उस गैरमजरूआ खास को किसी और के नाम से बेच दें, तो वो नहीं होगा ना, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री होगी और गलती से जो है आपने जो है ऐसा कर दिया तो दाखिल खारिज नहीं होगा। और जहाँ अगर आप इस चीज का प्रोसेस बढ़ाएंगे तो वापस वो सरकार के पास जमीन चली जाएगी, क्योंकि अब वो न राजा है और न उनकी जमीन, टोटल जो है बिहार सरकार ही राजा है। तो राजा के डेट में, अभी आज के डेट में राजा कौन है? बिहार सरकार। तो राजा के पास राजा की जमीन आ जाएगी, यानी कि बिहार सरकार के पास बिहार सरकार की जमीन आ जाएगी। राज्यपाल के नाम से यहाँ की जमीनें होती हैं। बिहार सरकार का मतलब ये हुआ यहाँ के गवर्नमेंट के गवर्नर। जैसा कि अभी सर बताया तो चलेंगे क्या? जी मेरा क्वेश्चन था कि जैसे 1 बीघा का प्लॉट, हमने आपसे बोला सर वही चीज, आप ध्यान नहीं समझ पा रहे। जैसे सुनिए ना, इनका 1 बीघा का प्लॉट 35 डिसमिल अगला का है,
70 डिसमिल उसमें जमीन है, हमको 11 डिसमिल दाखिल खारिज हुआ, जमीन है उतना। मेरी बात सुने, मैंने नंबर में जवाब दिया है कि अगर आपके पास उसका दस्तावेज है कि आपके पास 35 डिसमिल जमीन है तो आप हमको फार्म भर के दीजिए, हम यहाँ निष्पादित करेंगे। ये वाला है मेरे पास, दे दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। ये वाला भी है, प्लस वो नंबर मेरे हमने जो बोला आपने ध्यान नहीं दिया। सर फार्म भरिए, हम आपको फार्म देंगे भरने के लिए, इसी के लिए नहीं सर्वे हो रहा है कि यहाँ हमने क्या बोला कि अगर किसी के साथ जाति हुई है तो वो यहाँ पे आए और यहाँ पे फॉर्म भर करके ये हमको दे अपने दस्तावेज के साथ। ठीक है, हाँ ठीक है। एक और सवाल हम हम लोग पीछे से ले रहे हैं। आप समझ गए होंगे ना। सर मेरा सवाल है कि जमीन रजिस्ट्री हो चुका है, चौहदी में जो नाम है तो चारों बगल के चौहदी में पूर्व रास्ता है, वहाँ पर किसी का नाम दिया गया है, रास्ता छुपाया गया है, उसके लिए क्या करना होगा? अगर रजिस्ट्री आपका हुआ है सर तो रजिस्ट्री जो है एक समझिए कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है, बात समझ रहे हैं ना। तो पहले तो जो है आपको उसी समय जब आपको पता चला तो आपको उसके ऊपर आपत्ति वहाँ पे दिखानी चाहिए थी। ये कब की बात है, कितनी पुरानी जमीन है? वही 15 बरस पहले का है। आप सोचिए 15 बरस से क्या कर रहे थे सर, आप सो रहे थे। उसके लिए करना क्या होगा? अब करना क्या होगा? अब कुछ कर सकते हैं क्या? कोई रास्ता है? आप जो है मेरी बात सुने, अगर वो रास्ता है, अगर वो रास्ता है तो रास्ता होगा तो वो आम रास्ता होगा, बात समझ रहे हैं ना। और आम रास्ता पे किसी का नाम दर्शा दिया जाएगा तो उसका जमीन नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। अगर वो आम रास्ता है, आम जमीन है तो वो जमीन किसी और का हो नहीं सकता। तो सरकारी जो रास्ता है तो अब सरकारी रास्ता है तो वही बात मैंने बता दिया कि सरकार की जमीन पे तो कोई नहीं दखल दे सकता है सर, तो वो कैसे दे देगा? जमीन पे अगर उसका है तो उसके ऊपर जो है हम तो बस यही कर सकते हैं ना कि उसको बोलेंगे कि भाई ये सरकारी जमीन है, ये आपका नहीं है। हम पेपर बना के उसको दे सकते हैं, तो लड़ने की बात तो हम सब नहीं खाली हम नहीं करा सकते, ये प्रशासनिक पदाधिकारी लोग कराएंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसकी जांच करके अगर सरकार की जमीन है तो उस तरफ आपका जो है नक्शा दिखा देंगे, आपको जो है बनवा देंगे कि वो जो है सरकारी रास्ता है। ठीक है। अगर कोई खतिहानी जमीन है और उसको किसी और ने बेच दिया, मैम खतियानी जमीन को किसी और ने कैसे बेच दिया? अब पता नहीं, गांव में होता रहता है ये सब। ना तो इतना दखल भी भ्रष्टाचार बहुत है। नहीं तो वो जो बेचा है ना और जो खरीदा है, सीईओ कर्मचारी वगैरह ये सब पैसे लेके मैनेज एक्चुअली करते हैं। मैम मैं देखिए ये आप नहीं बोल नहीं बोल सकते, लेकिन बंदोबस्ती सरकारी जमीन पे अगर बंदोबस्ती करा ली जाती है तो कहीं न कहीं से तो भ्रष्टाचार दिख रहा है। अच्छा, अब आपका सवाल ये चूंकि इन्हीं का सवाल नहीं है, ये पीछे से लिए जी मैम, का सवाल है तो आप पूछेंगे। जी मैम, जी मैम। बहुत जगह पर हम देखते हैं कि एक मोहल्ला बसा हुआ है, मोहल्ला बसा हुआ है, कम से कम 25-50 घर है। वहाँ पर उन लोगों को जाने में के लिए निजी होकर भी वर्तमान में जा रहे हैं। वो मोहल्ला वाला चाहते हैं कि ये निजी होकर हम जा रहे हैं, वो निजी वाले हमको नहीं जाने देते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मेरा निजी है, लेकिन उसके आगे उसका 25-50 घर बसा हुआ है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका सोल्यूशन है कोई? सोल्यूशन तो ये सरकार ही जो है पहले से दे रखा है, लोगों को सब शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी। आप किसी का रास्ता नहीं रोक सकते, चाहे वो आपका निजी जमीन हो या सरकारी जमीन अच्छा, हो, ऐसा है क्या? आपको रास्ता उसमें देना ही पड़ेगा। ये अलग मैटर है कि आप उसके बीच सुलहनामा करा करके कुछ उसको पैसा दे करके रजिस्ट्री करवा लें उस जमीन को 2500 घर मिल करके, और नहीं तो वो जो है सरकार के द्वारा जो है उसको रास्ता दिया जाएगा, दिया ही जाना है। बिना रास्ता कोई घर कैसे रह सकता है, उसको देना है। आगे कहना है सर, सड़क जहां अभी वर्तमान में दिख रहा है, लोग आ जा रहे हैं उस वक्त, लेकिन नक्शा में वो नहीं दिख रहा है, वह किसी के निजी होकर जा रहे हैं। सर देखिए मेरी बात सुनिए, जो सड़क की हम सिर्फ जमीन से रिलेटेड बातें आपको बता सकते हैं, सड़क से विषय में आप नहीं बता सकते। सड़क की जमीन परिवहन विभाग की है, हम जमीन बता सकते हैं, सड़क क्या है ये नहीं बता सकते। आगे बताते हैं, सरकारी जमीन पर कोई पक्का का मकान बना लिया,
नहीं, इससे पहले वाला सवाल रिपीट कीजिए सर, जो है पूछना चाह रहे थे। अच्छा क्या हाँ, ये मैं अभी सड़क पर हम लोग आ जा रहे हैं। हाँ वो सड़क है। हाँ, अभी सड़क है, आ जा रहे हैं, लेकिन वो किसी के निजी में है, नक्शा में नहीं है, नक्शा में नहीं है। लेकिन सड़क का रूप 10 फीट है, वर्तमान में दिख रहा है 10 फीट, लेकिन वह बोल रहे हैं कि निजी में है, निजी में है, हमारा ये निजी है। लेकिन लोग आ जा रहे हैं वर्षों से, तो उसके लिए जब सर्वे होगा तो उसमें वो लोग क्या करेंगे? उस सर्वे में होगा तो वो हमारे जैसे पहले बता चुके हैं कि इसमें हवाई सर्वेक्षण ने एक नक्शा तैयार कर दिया है। अच्छा भाई, तो उस 8 नक्शा में ये दिखने लगा होगा कि वो सड़क आ गया, तो वो सड़क आ गया तो उसको बिहार सरकार के नाम पे उसका खाता खोला जाना है। अब इसमें ये नया खाता खोला जाना है, तो इसे आपसी सहमति से हो सकती है या बिहार सरकार के जबरदस्ती भी करके वो रोड का जमीन वो ले सकती है। इसमें तो बना ही रहा। हाँ, वो बिहार सरकार के अंदर में आ जाएगा। उसमें सहमति ये हो सकती है कि जितने लोग का जमीन आता है वो एक रजिस्ट्री पर वो बना के अपना साइन कर दें कि हाँ इसे हम स्वेच्छा से रोड अपने डेवलपमेंट कार्य के लिए इसको हम स्वेच्छा से सरकार की ओर दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर रोड वहाँ बना हुआ है तो वो बिहार सरकार के नाम पे कर दिया जाएगा। किसी का सरकारी जमीन पर कोई पक्का का अगर मकान बना लिया है, उसके लिए क्या करना? वो सरकारी जमीन है और उसकी बंदोबस्ती भी करवा ली है। सरकारी जमीन की बंदोबस्ती तो सरकार की जमीन है तो सरकार की ही रहेगी। वो बंदोबस्ती भी करवा लिए हैं तो वो सरकार की है, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, सारा हमारा पास बंदोबस्ती का सारा रिकॉर्ड है। तो उसमें वो दखल करके उनका अभी के सर्वे में अगर ये इस चीज को नहीं बोला गया, क्योंकि लोग होते दबंग होते, गांव वाले चुप हो जाते हैं, और अभी के सर्वे में फिर उसके ही नाम से दिखा दिया, तब तो गया सरकारी जमीन। हाँ, तब चला जाएगा। हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं, मेरा काम यही है सरकारी जमीन का खाता खोलना। तो कोई नोट कर रहे हैं इस चीज को? मान लीजिए हम लोगों ने दिया कुछ, या हमें पेपर कहाँ देने होंगे उस चीज को तुड़वाने के लिए? हमारे सिविल कार्यालय में, हमारा सिविल कार्यालय जो है सोनबरसा प्रखंड परिसर में जो बाल विकास परियोजना का ऑफिस है ना, जस्ट उसके बगल वाला। सरपंच साहब, सरपंच लिखिए, हम लोग उसका खाता खेसरा और बताएंगे कि इसको बंदोबस्त करवाया गया। हाँ। और उसकी बंदोबस्ती टूटनी चाहिए और वो सरकार की जमीन है, सरकार के नाम से कंटिन्यू होना चाहिए, चाहे उस पर 3 मंजिला बना लो या 4 मंजिला बना लो। एकदम लिखिए और शिविर में पहुंचाइए। शिविर कब तक चलेगा? जब तक सर्वे काम नहीं। आप लोग भी सब सुन लीजिए, अगर आपको भी ऐसी जमीन का पता चलता है जो आपके पंचायत, आपके गांव में है, वो सरकारी जमीन रही है और सरकारी जमीन को किसी ने बंदोबस्ती करा ली है, तो वह बंदोबस्ती अभी टूट सकती है कि सर्वे में, इस सर्वे में जो आएगा फिर वही कंटिन्यू हो जाएगा, उसी की जमीन मानी जाएगी। तो जो लोग भी अगर अपने आसपास ऐसी चीजें देख रहे हैं, वो चाहते हैं कंप्लेन करना, तो उनके ब्लॉक में ये सर्वे अभी बिहार में चल रहा है और जब तक ये सर्वे पूरा नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। तो ऐसे सर्वे को अगर देख लें, क्योंकि इस बार जो रह गया वही रह जाएगा। इस बात पर भी खास ध्यान रखने की जरूरत है कि कर्मचारी और ब्लॉक के अधिकारी यहाँ भ्रष्टाचार न करें। पंचायत के द्वारा रिटर्न में लिख करके ये चीज दिया जाए। तो सभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं और हमारे पंचायत के लोग, अगर आपकी जानकारी में है कि सरकारी जमीन थी और उसको लोग कब्जा करके 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बना लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंप्लेन जाने से, और एक आम आदमी भी जाके उस पर कंप्लेन डाल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पंचायत की तरफ से जाए। आप लोगों को जानकारी है, जाइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आप कंप्लेन कर दीजिए। जी, मान लीजिए कि प्लॉट है 10 कट्ठा का और किसी और के नाम पे है, वो जमीन मालिक को भी पता नहीं है, उस जमीन पे आता नहीं है, कोई आदमी अपना अवैध रूप से कब्जा करके घर बना लिया, तो उसको भी तो तुड़वाया जा सकता है। देखिए सर, सरकारी जमीन का मतलब सर बिहार सरकार के नाम से हो, अगर बिहार सरकार के नाम से जमीन नहीं, मेरी बात सुन, तो उसका क्या निदान? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शायद ये आपको पता नहीं होगा, इसलिए आपने ये बोला। सरकारी जमीन का मतलब सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं होता। वो मैम वो क्वेश्चन थे। सरकारी जमीन का मतलब सर सिर्फ बिहार सरकार ही नहीं होता। भूदान यज्ञ कमेटी एक अलग जो है कमेटी है, जिसको बिहार सरकार में होते हुए बिहार सरकार से अलग माना जाता है, और उसके पास बहुत सारी जमीनें है, बिहार सरकार से ज्यादा जमीनें हैं, ये आपको बता दें, जिसकी जमीनों का इस्तेमाल बिहार सरकार कभी कभी किसी न किसी अपने सरकारी कार्यस्थल या सरकारी जो है मतलब वर्क के लिए उसका उपयोग करता है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे जमीनें सिर्फ बिहार सरकार खोल देने से बिहार सरकार नहीं है, जैसे कि उसमें बहुत सारा विभाग है,
भारत सरकार का भी जो जमीन यहाँ पे है वैसे तो छोटा हिस्सा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा जो है मतलब कुछ ऐसे जमीनें हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं है। अगर लोग सोच रहा होगा कि इसका नामो निशान नहीं है और इस पे हम दखल किए हुए हैं तो ये मेरा हो गया, तो ये उनकी गलतफहमी है। कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी रिकॉर्ड में उस जमीन का नाम दर्शित है। जी मेरा कहना है कम से कम वो जो प्लॉट मैंने है वो बताया ना कि सरकार सर को जाना चाहिए। जब पार्ट बाय पार्ट एक एक आपके टोटल जमीन का सर्वे होगा सर, तो वो भी इसमें आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपके पास जो जमीन है आप सारे जमीन का डिटेल देंगे। मेरी बात आप सुने होंगे शायद, तब तो आप थे ना। अच्छा, खतियान में 8 डिसमिल है और नक्शे में 18 डिसमिल है, तो क्या करना होगा? मैम अगर ऐसा जमीन होगा, सौरभ जी पूछ रहे हैं, अगर ऐसा जमीन उनका है तो उनको बताया जाए कि अगर उनका खुद का जमीन है और उनके पास उसका पेपर खतियान में नहीं है तो उसके नाम से उन्होंने रसीद अब तक क्यों नहीं कटवाया? मलगुजारी तो उनको देना चाहिए था ना टोटल जमीन का। अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये उनका जमीन नहीं है तभी तो। दूसरी बात यह है कि अगर उनका क्या है कि उसमें जब यहाँ अपना जो फॉर्म प्रपत्र 2 हम लोग भरवाएंगे तो उसके तहत वो भर करके दें और जैसा प्रोसीजर होगा उस हिसाब से उनको जो है फॉलो करना होगा। फिर देखा जाएगा आसपास के जो लोग हैं, जो चौहद्दी है और जो है बहुत सारी चीजें हैं, सब सत्यापित करने के बाद अगर उनका पाया जाएगा तो उनको मिलेगा, नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर ठीक है। अगर है उनका वास्तविक अगर है तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर है तो फिर अभी तक उन्होंने रसीद क्यों नहीं कटवाया? फिर आखिर उसको छुपा क्यों रखा? अपने निजी हित के लिए सरकार के आंख में धूल झोंकने का काम। तो सरकार के आंख में धूल लोग खुद झोंकते हैं और उनके साथ गलत होता है तो फिर लोग सरकार को दोषते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। मान लीजिए पूरे 3 भाई है और 2 भाई पूरा जमीन को बेच चुका है, तो उस आदमी को हिस्सा नहीं मिल सकता है? सर अगर आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं और आपके जमीन को आपका भाई बेच दिया तो वो आपके बिना, देखिए आपको बताते हैं, रजिस्ट्री जब होता है ना, रजिस्ट्री जब होता है तो उसमें जो हिस्सेदार होते हैं उनके बिना सहमति के उस जमीन का रजिस्ट्री हो ही नहीं सकता। तो आपके बिना रजिस्ट्री अगर हुआ है तो आप उसके ऊपर पटिशन डालते जब हुआ था उस समय। अब नहीं हुआ तो अब यहाँ डालिए। उसी मैंने वही बात बोला कि ये फार्म भरिए अपने हिस्से का, इसमें जो है दिखाइए। आपके पास तो जो है अगर जो पेपर नहीं है तो वही बता रहे हैं, जो खानदानी जमीन है जिसका पेपर बंटवारा नहीं हुआ है वो यहाँ सभा बुला करके पंचनामा करवा करके पंचों के बीच में अपना खेत का जो है अधिकार ले और उस अधिकार को हमारे पास इस फॉर्म के साथ जमा करे, फिर हम उसको अधिकार देंगे। बात समझ गए ना? अगर ऐसा हुआ है और बिना आपके सहमति के उसने खेत दूसरे को लिख दिया है तो वो रजिस्ट्री टूट जाएगा सर, क्योंकि आपका अधिकार क्षेत्र का वो हनन नहीं कर सकते। सर एक भू सर्वे होने वाला है, उसकी जानकारी आप देने आए हैं। ये कार्य कब से होगा? लोग उपस्थित रहेंगे अपने गांव में, अपने जमीन पे? देखिए सर, हम आपके यहाँ आज जो है आ रहे हैं। शायद आप हमारे ये अमीन साहब हैं, इनसे चिर परिचित नहीं है, कभी मिले नहीं है क्या आपसे? कौन अमीन साहब? आप ये अपने बारे में आप बताइए और अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब। मेरा नाम शहनवाज अंसारी हुआ, हम इस गांव के अमीन हुए। इसके पहले हम लोग ग्राम सभा करने वाले थे, ठीक है, जो आचार संहिता का नहीं हो पाया तो हम गांव में नहीं आ पाए, ठीक है। उसके बाद से फिर उसके बाद अभी हम काम चालू हो चुका है, अभी हम लगातार आते रहेंगे इस गांव में, आप लोग बताते रहेंगे। हाँ, तो आप आएंगे ना, तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं पहले उनसे मिलेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। फिर हम लोग चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं, गलत सही गलत नहीं होना चाहिए। जो फेयर है, जो गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट का रहेगा, जो इंक्रोचमेंट है वो हटेगा और जो सही में जिसकी जमीन है उसके नाम से जाएगी। जो हमारे सरपंच साहब और गांव वालों, आप लोग सब एक्टिव होकर के अपने अपने गांव का, हम अब गांव वाइज सर्वे करवाएंगे। नरकटिया से शुरू हो या छोटी सी वाहिनी से शुरू हो, एक तरफ से शुरू हो। जिस दिन भी आपका रहेगा, आप क्या 1 दिन में करेंगे या कितने दिनों में करेंगे? जितना दिन में हो जाए, जितना दिन में हो जाए। हम लोग एक तरफ से शुरू करेंगे, जो हमें लग रहा है कि विवाद वाला है वही हमको इनको देना है। ऐसा तो है नहीं कि सारा ही विवाद वाला होगा। उत्तर पश्चिम को जो है स्टार्टिंग होता है और पूर्व दक्षिण खत्म होगा, तो इस डायरेक्शन से ये सर्वे स्टार्ट होगा। तो फिलहाल तो अभी सर्वे के लिए ये इस बारे में बताया जाएगा। ये सवाल है अभी। पहले अपना नाम फिर से बता दीजिए और लोगों को बोलिए कि मेरा नंबर नोट करें, सब लोग हमसे कंसल्ट करें। हमसे फार्म भरवाएंगे, फार्म भरवाने के लिए जो है लोग हमसे ही मिले। बताइए। मेरा नाम हुआ शहनवाज अंसारी
ठीक है, मैं नंबर लिखिए आप लोग 9631 आराम 9631 57 57 75 75 25। उठाते हैं ना फोन 9 से नंबर हुआ, आप इस पर कॉल कर सकते हो। 9631 जी 577525 जी। हम आके इनसे मुखिया से मिलेंगे, यदि कहीं यहाँ पर जगह मिलेगा रहने के लिए तो वहाँ पर आके हम काम इसको पंचायत के सरकारी मैम देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि आपसे ये एक मतलब हम लोगों का गुजारिश रहेगा कि जो हमारे अमीन साहब हैं ये आपके पंचायत में आएंगे तो उसमें इधर उधर जिधर भटकने से बेहतर है कि आपके द्वारा इनको जो है एक ऑफिस दे दिया जाए और तमाम जो रैयत है उनको इसकी सूचना दे दी जाए। ये हमारा फॉर्म है, इसी के लिए हम लोग आए थे, इस बारे में अभी बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, सर्वे स्टार्ट करने के लिए सभी रैयत को ये फॉर्म भर के देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये फॉर्म भरने के दौरान आपका जो है काम स्टार्ट होगा, इसलिए 100% लोग इस फॉर्म को भर के देंगे। जो लोग इस गांव में अवेलेबल नहीं हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग उनको फोन के द्वारा मैसेज दें या किसी संबंधी के द्वारा उनको मैसेज दें कि वो लोग जो है इस गांव में आए और ये प्रपत्र 2 और 3(1) यानी कि प्रपत्र 2 स्वघोषणा का प्रपत्र है, जिसमें लोग जो है अपना रैयत जो है उसमें अपना नाम, पता, खाता नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी, रकबा और अगर उसका किस्म का जमीन, यानी कि अगर उसने जो है कैसे दावा कर रहा है, मतलब ये कि रजिस्ट्री का है कि खानदानी है कि उसको जो है दान में मिला है कि मतलब जिस भी टाइप का जमीन है वो फॉर्म पे लिखा हुआ है उसको पुट अप करके देगा और उसके साथ जो जमीन उसमें भरेगा उससे संबंधित दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जमाबंदी रसीद और उसके साथ साथ जो मृत जमाबंदी रैयत है उनके मृत्यु की तिथि और वर्ष ये फॉर्म पे दिया हुआ है। आप लोगों को ये फॉर्म जो है हमारे अमीन लोगों के द्वारा जो है समझा दिया जाएगा अभी यहीं पे, और बिना इसको समझे यहाँ से सर कोई नहीं जाएगा। इसको जो है मुहैया भी कराया जाएगा, आप लोग यथाशीघ्र इसको भर करके देंगे। हफ्ते में 2 दिन अल्टरनेट 2 दिन हमारे अमीन साहब मैम द्वारा दिए हुए जो ऑफिस है वहाँ बैठेंगे और आप सभी रैयतों को इस बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए और आप लोग यहाँ आकर के फॉर्म जो है अपने संबंधित जो हमारे अमीन साहब हैं इनको देंगे, शाहनवाज जी को, और इनसे दे करके सर एक रिसीविंग लेंगे, यानी कि जो भी ये पेपर भर के देगा उसका एक जीरोक्स उसके पास और होना चाहिए जो भरा हुआ है, यानी कि अपना फॉर्म भर के उसका फोटोकॉपी करवा लेगा और इनको दे करके उसी फोटोकॉपी पे इनका रिसीविंग ले लेगा। इनके पास एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करेगा, जिससे कि इनके पास भी ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं आपने ही ये जमा किया है मेरे पास, और आपके पास प्रूफ हो जाए कि नहीं सर मैंने तो आपको दे दिया। ये दोनों तरफ से सही चीज है, इसलिए इसको प्रोसीजर मतलब इसको जो है प्रगति में लाया जाए और यथाशीघ्र अगर आप आज से कोशिश करें तो इसको फॉर्म समझ करके और आज से आप लोग भरें और आप एक समय दे दें कि कल आ जाए, परसों आ जाए, अमीन साहब फिर आकर के इस जगह पे या मैम के जो ऑफिस है उस जगह पे वहाँ पे आप लोग इनसे मिल लें। दूसरा, यहाँ संबंधित जितने भी लोग हैं सर अपने अपने गाँव में अपने अपने पड़ोसियों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दे दें सर। पहले तो ये कि यहाँ से जानने के बाद अपने अपने जो पड़ोसी घर है उन सब लोगों को बताएं, और दूसरा जो लोग यहाँ नहीं हैं उनको भी बताएं कि वो लोग विथिन 1 वीक यानी कि 1 हफ्ता के अंदर यहाँ आ करके और इस फार्म को भर दें। जो बहुत दूर हैं उनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि ये खेत और खतियान की बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जिस तरीके से आपके बेटे बेटियां आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, उससे इम्पोर्टेंट आपका खेत होता है। इसलिए सबको यहाँ आना ही है। फोन पे या सोचेगा कि हम दूसरे के द्वारा ये करवा लें तो ये कतई नहीं होने जा रहा है। उनको यहाँ आना पड़ेगा, अवेलेबल होना पड़ेगा, उनके उपस्थिति के उपरांत ही उनका खाता खोला जाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सभी ऐसे लोगों को इत्तिला कर दें, उनको बता दें कि यहाँ सर्वे हो रहा है, आप लोग आइए, इस फॉर्म को भर करके दे दीजिए और अपना जमीन का जो है सत्यापित कराने का जब यहाँ सत्यापन का काम चलेगा तो उनको यहाँ फिर खड़ा रह करके अपने खेत पे जा करके इसका जांच करवाना होगा साथ में।
भर के जो देगा ना, जिन्होंने जितना रकबा या एकड़ जो भर के देंगे उसका सत्यापन भी वो खुद करवाएंगे, और नहीं करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जितना खेत उनका निकलेगा सर उतना ही उनको मिलेगा। सत्यापन सर उसका घर वाला नहीं करवाएगा? नहीं सर, जो रैयत है जिनके नाम से खाता खोलना है वो खुद वहाँ अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि बाद में किसी तरीके का इफ बट किंतु परंतु नहीं चलेगा। बाद में जो है कहेंगे कि हमारा भाई हमारे साथ धोखाधड़ी कर दिया तो हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सर खेत खतियान की बात है। जी पिता के नाम से पिता के नाम से है। अगर आप हैं तो आप अगर अकेले हैं तो ठीक है सर, अगर आप 4 भाई हैं तो चारों भाई को वहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये खेत का मैटर है। आगे जाकर के जो है आपके बेटे कहेंगे तो ये तो हमारे पिताजी के द्वारा किया हुआ है, आप इसमें कैसे आ गए? क्योंकि सर बात समझिए, यही तो लफड़ा है, यही से तो लोग जो है करता है कटता है। कहीं एक भाई नहीं आएगा तो सर फिर उसके नाम से खतियान नहीं बनेगा, फिर इनके नाम से बन जाएगा तो फिर वो रोते रह जाएंगे जीवन भर, और वो हम कर नहीं सकते। पिताजी के नाम से, पिताजी जीवित है तो उसी के नाम। अगर उन्होंने एक बॉन्ड बना करके आपको दे दे कि नहीं भाई हमारा जो बोलेंगे वही मेरा सत्य है, तो मैं उसको मान लूंगा। पिताजी जीवित हो तो पिता के नाम से ही खतियान बनेगा, तो कोई भी एक लड़का रह सकता है। पिताजी जीवित हैं तो पिता के नाम से ही बनेगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वंशावली में उनका नाम रहेगा। पिताजी अगर जीवित हैं तो पिता के नाम से ही खतियान बनेगा। अगर पिता के इच्छा से, अगर पिताजी का इच्छा है कि नहीं हमारे बेटों के नाम से खतियान बने, तो फिर उस स्थिति में उनको लिख करके और जो पेपर बंटवारा है करना पड़ेगा कि हमारे 4 बेटे हैं और हम अपने बराबर हिस्से अपने अपने बेटों को इतना हम दे रहे हैं, उस पे हमारे जो है जनप्रतिनिधियों का, साथ में आपके आस पड़ोस जो लोग हैं, चौहद्दी जिनका है, उनका भी मतलब एज ए गवाह साइन चाहिए कि नहीं हम अब दे रहे हैं अपने स्वेच्छा से कि हमारे बच्चों को हित दे दिया जाए। ब्लॉक के चक्कर लगा तो उसमें 5 होगा सर बंटवारा, 4 तो बेटे हो गए, एक बाबूजी को हम खुद से जबरदस्ती देंगे क्योंकि यही नियम है। फिर उनको जिसको देना होगा वो देंगे, वो चलेगा, रखना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये लाइव रहे तो इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल जो है वो भी मिल रहे हैं, जिनके सवाल है ऑलरेडी इसके जवाब यहाँ दिए जा रहे हैं, और यहाँ के ग्रामीणों द्वारा भी सवाल पूछा जा रहा है, जो कि भैया अंचलाधिकारी का इसमें जो है कोई रोल नहीं है। जब सर्वे चल रहा है और जितने दिन तक सर्वे चलेगा, इसमें अंचलाधिकारी साहब जो है हम लोगों के मार्गदर्शन दे सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ मतलब एक होता है ना कि हम अगर कोई दिक्कत है तो हम उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अधिकारी हैं, क्योंकि टोटल अंचल के मालिक हैं, टोटल दस्तावेज हमारा उनके पास है, उनसे हम टोटल दस्तावेज भी लेंगे, वही हमको अवेलेबल भी कराएंगे। वहाँ से अभिलेखागार जो है जिला में, वहाँ से हो सकता है तो हम पटना से, बात समझ रहे हैं ना, मुख्यालय से जो टोटल दस्तावेज है वो मेरे पास अवेलेबल रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि किसी भी तरीके का कोई भी गलतफहमी लोगों के दिमाग में न रहे कि हम उल्टा सीधा कोई भी दस्तावेज बना के दे देंगे तो चल जाएगा। जांच होगी, बिना जांच किए कुछ नहीं होगा। अच्छा अभी आप चाय पी लीजिए वरना गला सूख गया। चाय रुकिए 2 मिनट रुकिए, चाय भी ठंडी हो गई होगी। दूसरी चाय है यहाँ पे। सब लोग कह रहे हैं लाइव कंटिन्यू चलने दीजिए मैम, बहुत यूजफुल है। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लाइव देख करके लोग अगर बोर हो रहे हो, पर मुझे मतलब हाँ आप लोगों को भी लग रहा है, मुझे भी पर्सनली ये लग रहा है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। जितने इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आप लोगों के माध्यम से मिला है, उसके लिए तो पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं कर्मचारी के, सीओ के, ब्लॉक के, फिर भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। फोन डिस्चार्ज पावर बैंक नहीं लेकर आए क्या आप लोग? बहुत इन्फॉर्मेटिव है, ये रहता है तो बहुत अच्छा होता है। सोशल मीडिया सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आप लोग जिसका गलत मतलब निकाल लेते हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए, या जरूरी नहीं है कि कई बार आप खुद देख सकते हैं कि कितना यूज है इसका, कितना बढ़िया बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है कि एक इतना सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे दिया जा रहा है। तो अगर कोई जनप्रतिनिधि है और इस तरह का इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं तो उनको जरूर सुनना चाहिए, रेदर देन कि वो कमेंट ये सुनने को मिले कि ये तो सोशल मीडिया पे ही रहती है। और बैंक मंगवा लेंगे। मंटू कहाँ है? गाड़ी में नहीं है क्या? बता दीजिए मैम, टी ब्रेक अच्छा है।
अभी टी ब्रेक है, थोड़ा सा सब भी सभी टीम के लोग चाय नहीं सर, हम अभी आपके पास अवेलेबल है और हमेशा होते रहेंगे। नंबर इसलिए नहीं देंगे कि बेवजह जो है परेशानी। हैदर भैया जी नमस्ते। सर जी शांतनु जी हाँ लाइव कंटिन्यू रखने का प्रयास कर रहे हैं। फ़ोन डिस्चार्ज एक्चुअली हो गया है, अंदाज़ा नहीं था इतना लंबा चलेगा। जितना भाई आप लोगों का फॉर्म जो है यहीं पे मिलेगा ऑफिस में, फॉर्म मिल जाएगा आप लोगों को यहीं पे। अमीन साहब रहेंगे। आप कितना दिन दे रहे हैं यहाँ पे? शहनवाज जी, आप आज से बैठेंगे, कल से बैठेंगे? आप मुझे अभी बता देंगे तो लोगों को पता रहेगा। यदि आप बताएंगे कहाँ बैठना है तो बता देंगे हफ्ते में यहीं पे रहने का हम हफ्ते में 2 दिन आएंगे। हम बता इनका कहना है सप्ताह में 2 दिन आएंगे। अच्छा, हमको 2 काम आवंटन है ना, यहाँ भी अपन झूला भी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम छपरा से, हम सारण जिला के। अच्छा, रुके कहाँ? डुमरा में है अभी हम लोग। डुमरा से आप जाते हैं, वहाँ की व्यवस्था आप यहाँ यहीं से अपने क्षेत्र में जहाँ आपकी ड्यूटी है वहाँ जाइए, आपको टेंशन नहीं रहेगी। आप बाहर से हैं, हमारे मेहमान भी हैं, ठीक है, और हम पंचायत वाले लोग उसमें कमी नहीं आने देंगे। तो आप रहे, हम जगह दे देंगे और ऑफिस भी आपकी रहेगी। ऑफिस में भी आपको मतलब ऑफिस रहने की जगह, तो आप चाहे तो अपना सामान लेकर के आपको करके रह सकते हैं। ये मैडम की ओर से बहुत अच्छा पहल किया गया है। ये मैडम की ओर से बहुत अच्छा पहल किया गया है और इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे रहने की व्यवस्था और जो इनकी सुविधा होगी वो किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि इससे अपना ये काम भी सुचारू रूप से और सुचारू ढंग से करते रहेंगे और यहाँ पर रह भी लेंगे और किसी भी रैयत को कभी भी दिक्कत होगी तो उसका निपटारा भी कर देंगे। जल्दी बोलिए डिस्चार्ज हो रहा है। पीछे से और किसी का कोई सवाल है, हम पहले इसको क्लियर कर दें कि जितने भी बातों पे अभी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है, जितनी भी बातों पे अभी विचार विमर्श हुआ है, सबको समझ में आया है ना? तीनों को रहना पड़ेगा। हाँ, समझ में आया है। फायदा बुझा रहा है कि नहीं? फायदा है। आज के इस वार्तालाप का फायदा है कि नहीं है? आवाज ही नहीं है सिवाय की पंचायत के लोग। अरे हमारे रैयत साहब लोगों से अनुरोध है कि वो लोग अपना जो है आवाज बुलंद करें। भाई मैम कुछ पूछ रही हैं और आप लोगों के लिए पूछ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग घर से खाना खा के नहीं आए हैं। ठीक है, फायदा है ना? अच्छा लगा ना? ठीक है, तो अब शहनवाज जी जो है वो यहीं पे हम लोग की मेहमान नवाजी स्वीकार करते हैं, क्योंकि डुमरा बहुत दूर है, तो उससे अच्छा कि अगर यहाँ रहते हैं तो हम ज्यादा वक्त यहाँ पे वो काम ज्यादा कर पाएंगे और आप लोग जब आएंगे तो आपको फॉर्म मिलेगा यहीं पे। अच्छा है कि घर गए, भर के आ गए, यहीं सामने में भरवा लिया और आप लोगों का जो भी समस्या होगा उसके समाधान किया जाएगा फिर। ठीक है ना? करहड़वा ऑफिस रखे कि नरकटिया ऑफिस? करहड़वा बीच में पड़ेगा, उधर से भी इधर से भी। ठीक है, ठीक है, तो करहड़वा ऑफिस फाइनल। कल का भी दिन पक्का ना? अनाउंस कर रहे हैं कल 10 बजे की 11 बजे? सोमवार से रखे मैम। 3 दिन कितने दिन निकल जाएगा? आज तो बुधवार ही है। मैम ऐसा करते हैं ना, मेरी बात सुने जाए, जैसे कि ये फॉर्म है, अभी मैं फॉर्म के बारे में अभी बताऊंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज का इस जनसभा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि फॉर्म जो हम लोगों को रैयत लोगों से भरवाना है उसके बारे में यहाँ जितने तमाम लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लोग सीख लें, जिससे कि ये अपने और पड़ोसियों को सिखा दें, समझा दें। और ये फॉर्म यही दे दें। हाँ, यहाँ पे जो हमारे अमीन साहब हैं उनको दे देंगे और जिसको प्रॉब्लम होगी वो अंचल ऑफिस भी आकर के दे सकता है। नहीं, शहनवाज जी को तो भी यही रखेंगे। मैम मेरी बात सुनिए, शहनवाज जी का 2 गांव मिला हुआ है, इसलिए शहनवाज जी एक गांव में अकेले मैम अगर 3 दिन यहीं दे देंगे तो ऑफिस का वर्क कैसे होगा? मैम 3 दिन यहाँ और 3 दिन वहाँ दे देंगे तो जो जमा किया हुआ कागज है वो फिर ऑफिशियल वर्क के प्रोसीजर में कैसे जाएगा?
तो क्या करना, 3 दिन 2 दिन देंगे? 2 दिन यहाँ का रखा जाएगा, 1 दिन यहाँ का ऑफिशियल। 2 दिन कौन रहेगा, कौन सा? ये जो है डिसाइड करके मैम आपको जो है बता देंगे। आज ही बता दीजिए, सभी जुड़े हुए हैं, लाइव भी सुने हुए लोग हैं, प्लीज आज बता दीजिए ताकि मुझे सबको फोन नहीं करना पड़े। सोमवार और बुधवार सही रहेगा। सोमवार और बुधवार समय सुबह 10 बजे के लगभग। सोमवार और बुधवार को मतलब 11 बजे तक हम यहाँ पे आ चुके हैं। 11 बजे तक आ चुके रहेंगे। सबने सुन लिया ना? सोमवार और बुधवार को 2 दिन आपके अमीन साहब यहाँ ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे। 11 बजे तक आप लोग यहाँ आ सकते हैं। 11 से 4 आपको यहाँ पे साहब मिलेंगे। ठीक है। और आप सभी लोगों को जो है जो महत्वपूर्ण सूचना है वो तो मिल गई होगी। किसी का अगर कोई और सवाल रह गया हो तो अभी जल्दी पूछ ले, क्योंकि अभी जो है हम आप लोगों को फॉर्म के बारे में समझाएंगे और फिर हमारे जो अमीन साहब लोग हैं आप लोगों के पास जाकर के इसको बताएंगे और यही बता देंगे कि फॉर्म जो है यही मैम के जो ऑफिस के पास फोटो स्टेट का दुकान है ना, यहाँ पे हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ से आप लोग इस फॉर्म का जो है कलेक्शन ले करके और फॉर्म भर के और इनको सोमवार और बुधवार को दे दीजिएगा। अगर बीच में किसी को दिक्कत पूछ सकते हैं, इनका वही नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें भर के आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं कि सर मैंने ये फॉर्म भरा है, आप इसको देख के बताइए कि अगर गलत है तो इसमें क्या संशोधन किया जाए। ठीक है। एक बार फॉर्म के बारे में बता दीजिए, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है, लाइव खत्म हो जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है कि इनको फॉर्म के बारे में बताया जाए। सर एक सवाल और है। आइए फॉर्म पहले फोन डिस्चार्ज होने वाला है। ये हमारा यह फॉर्म जो है प्रपत्र 2 है। नियम 6 उप नियम 1 के तहत रैयतों द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्व घोषणा प्रपत्र है, जिसमें रैयत जो है अपना अधिकार भर के देंगे, जिसपे उनका अधिकार अभी है, जो हम आपको दे देंगे सर। एक मिनट देता हूँ सर, देता हूँ। ठीक है। ये फॉर्म है जो प्रपत्र, ये पूरा फॉर्म देख लिया जाए, यही फॉर्म है। इसमें रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम जो है देना है, इसमें पिताजी का नाम भी देना है साथ में। इसके बाद ये कहाँ रहते हैं, इनका अस्थायी पता, यहाँ पे इनका खाता, यहाँ खेसरा, यहाँ पे जितना एकड़ डिसमिल जो है मतलब इनका रकबा है वो, इसमें चौहद्दी होगा, इसमें जमीन का किस्म होगा कि खेतिहर है कि भीट है कि मकान है। इसके बाद जो है इसमें एक कॉलम है जिसमें लगान लिखना है। तो लगान जो है अगर आप लोग लिख पाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लगान देते हैं, आप जो लगान देते हैं वो लिखें इसमें कि हम कितना जो है देते हैं पर एकड़, सॉरी पर डिसमिल। एकड़ लगान नहीं होता, डिसमिल से लगान करता है। ठीक है। इसके बाद जमाबंदी रसीद की संख्या, जो रसीद आप कटाते हैं उसकी संख्या। इसके बाद भूमि पर दावा का आधार क्या है, अपना उत्तराधिकारी का जमीन है या दान का है या मतलब खरीदा हुआ है या केवाला है या अन्य किसी जो भी रूप से, इसमें लिखना है। और अभियुक्ति में मतलब होता है कि अगर कुछ और बच गया हो जो हो उस पर लिखना दर्शाना हो, या कोई परेशानी हो, होता है ना कि हमारा जमीन सर ये पेपर हम दे रहे हैं और उस पर जो है उन्होंने मतलब जो भी चीज हो तो वो उस अभियुक्ति कॉलम में आप लोग लिख सकते हैं। साथ में यहाँ पे रैयतों का हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान, ठीक है ना, वो जरूरी है। उसके साथ मोबाइल नंबर और आधार नंबर लिखें। ये इस फॉर्म के साथ, ये फॉर्म जो है हमारे अमीन लोग आप लोगों के पास जाकर के समझाएंगे। अभी आप सभी रैयतों के पास हमारे अमीन जो हैं वो जा करके समझाएंगे। आप लोग इसको समझें और समझने के बाद ही सर यहाँ से जाएं। अपना फॉर्म ले करके, फॉर्म आपको जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा फोटो स्टेट के दुकान पे, वहाँ से आप लोग ले लेंगे। क्योंकि सर इतने फॉर्म मात्रा में हमारे पास नहीं है कि हम सब लोगों को एक एक दे सकें। ठीक है ना, ये चीज है। हाँ एकदम सर, एकदम। इसके बाद देखिए सर ये जो पावर बैंक बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम रुकिए ना सर, रुकिए, घबराहट किस बात, बिना समझने क्या कीजिएगा, फार्म समझिएगा तब न लीजिएगा, थोड़ा रुक जाइए फिर समझेंगे। आइए सर, ये प्रपत्र 3 एक वंशावली है, अधिनियम की धारा 5(1) के तहत इसको भरना है। ये वंशावली फॉर्म है, ठीक है। ये वंशावली फॉर्म है, इसमें जो है सीमित प्रभारी या मतलब इनका नाम रहेगा, अंचल जिला और जो स्वयं वंशावली का अर्पित कर रहे हैं उनके संबंध में रहेगा। इसमें जो है भरना है कि जो है देखिए, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हैं, यह करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग जो रैयत अभी जिंदा हैं जिनका वंशावली बनवाना है, कि वो अपना नाम
इधर अपने पिता का नाम, फिर जो है अगर उनका बेटा है तो इस बेटे का नाम, फिर उनके पिता का नाम, दूसरा बेटा है उनके पिता का नाम, फिर उनके पिता का नाम। यहाँ अगर पुत्रियां हैं और पत्नी हैं तो उस पुत्री का नाम और मतलब पत्नी का नाम, फिर निवासी, ग्राम, पुलिस थाना, अंचल, जिला, जाति। इसके बाद जो ये इसके नीचे लिखा हुआ है कि भूमि जिसको विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, यानी कि जो खतियान जिसके नाम से है उसमें देना है कि स्वर्गीय ये, इनके पिता स्वर्गीय ये, ग्राम ये, जो राजस्व ग्राम ये, अंचल ये, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, लगान का उत्तराधिकारी बंटवारा के पर मतलब अर्जित करना चाह रहे हैं। बस समझ गए ना। इसी के आधार पे यही वंशावली आपको आपका उत्तराधिकार देगा। इसके साथ वंशावली का एक और फॉर्म है, लगाना है सर। ये 3 फॉर्म वंशावली में आपका रहेगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए सर, ये दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पे जो चीजें हैं इसमें देख लें लोग कि इस वंशावली के साथ साथ अनुलग्नक याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ताओं का वंश वृक्ष ये जो दे रहा है यहाँ इस लाइन पे पढ़ा जाए, ये जो चीज है। ये फॉर्म जो है यहाँ पे मैम के ऑफिस के बगल में जो फोटो स्टेट का दुकान है वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा, सभी रैयत वहाँ से ले लेंगे। इसके साथ ये फॉर्म है जिसके आधार पे आप लोगों को उत्तराधिकार दिया जाएगा। ये वंशावली जो नीचे वाला फॉर्म दिखा है उसके साथ वंश वृक्ष बना करके, और फिर उस वंश वृक्ष पे जो बना रहेगा उस पे 2 जनप्रतिनिधियों का सिग्नेचर विथ मोहर, यानी कि साइन मोहर के साथ जरूरी है, करा के देगा। हमने आपको बोला ना कि हमारे अमीन आपके पास जाकर के समझाएंगे, परेशान न होइए, थोड़ा वेट कीजिए सर, क्योंकि ये हम आप ही के लिए आए हैं। बात समझ गए ना। आप जहाँ हैं वहाँ रहिए, हमारे अमीन लोग आप लोगों को जाकर के आप लोगों के बीच में समझाएंगे। हमने बोला ना, यहाँ पे बोल दीजिए कि 2 सिग्नेचर सरपंच और मुखिया का ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 2 सिग्नेचर जो है सरपंच साहब के लेटर पैड पे वंशावली का वंश वृक्ष बनवाएंगे लोग। जो सिग्नेचर और मुहर उस पे रहेगा सरपंच साहब का, क्योंकि सरपंच साहब के लेटर हेड पे रहेगा। उसके बाद सरपंच साहब का जो लेटर हेड है उस पे जो हमारी मुखिया जी हैं उनका सिग्नेचर और मुहर करवा करके दे दिया जाए। ठीक है, ये हो गया सर। और ये इसमें देख लीजिए, ये यहाँ पे जो वंशावली के आधार पे जो हम उत्तराधिकार बांटेंगे, जो हम बता रहे थे कि कैसे हम उत्तराधिकारी, जो हम अभी बता रहे थे ना कि इस खतियान में जो वंशावली बना करके आप देंगे ऑलरेडी उसमें उसके हिस्से जो है डिवाइड कर दिए जाएंगे, जो आप ही के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये फॉर्म आपको भर के देना है। तो इसमें रैयत का नाम होगा, फिर पिता का नाम होगा, अस्थायी पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी और जमाबंदी रसीद की संख्या, जो आप जितने लोग हैं, जितने पुत्र पुत्री पिता हैं, इसमें इस वंशावली में भर के देना है। इसके साथ जो है इसमें अपना भी सिग्नेचर, अंगूठा का निशान, और इसके साथ जो अनुलग्न आपको कागज देने हैं। सभी लोग ध्यान से सुने, फार्म भरना तो लोग सीख लेगा, समझा दिया जाएगा। फार्म भरना तो अभी हमारे अमीन आप लोगों के बीच में जाकर के आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसके साथ जो कागज लगेगा वो फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जो इस पे लिखा हुआ है। देख लीजिए सर, दिखा दीजिए, लोग ऑनलाइन है जो भी देखेंगे। देखिए, अनुलग्नक में चाहिए मृत जमाबंदी रैयत का मृत्यु की तिथि और वर्ष। ठीक है, मृत जमाबंदी रैयत जिसके नाम से जो जमाबंदी रसीद कटता था, जो कटवाता था, उसी के रसीद को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसका मृत्यु का तिथि और वर्ष। इसके बाद जमाबंदी रसीद की संख्या, विवरणी, यानी जो मालगुजारी रसीद हम लोग कटवाते हैं उसका जो है विवरण, तो उसके साथ आप लगा सकते हैं रसीद का फोटो कॉपी। बात समझ रहे हैं ना। दादा परदादा के नाम पर मेरी बात सुने, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुने। ये सर हम आपको जो बोले हैं, आप क्या मतलब इस तरीके से बोले हैं कि वो तो खेत आपका रह गया, तो उनका याद रखने का चीज भी आपका था, क्योंकि जो है आपने अपने लालच में जो है याद नहीं रखा ना, बुरा नहीं मानिएगा, सॉरी फॉर इस वर्ड के लिए। लेकिन सर आप लोगों को आपके पूर्वजों के कम से कम बारे में याद नहीं है, तो ये सर बहुत ही मतलब अपूर्णीय दुख है, रखना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खतियान का जो नकल जो हमने बोला, अगर ये आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत ही अच्छा है और जरूरी चीज है। अगर अवेलेबल हो तो उसमें इसमें लगाएं। और इसके साथ जो है आवेदनकर्ताओं का अगर कोई समक्ष न्यायालय में केस चल रहा होगा और केस उसने जीत लिया है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, तो जीते हुए डिग्री का जो पेपर कोर्ट के द्वारा आपको दिया गया है
उसका ओरिजिनल कागज इसके साथ भर के लगा के देना है। इसके बाद जो है अगर जो आवेदन कर रहे हैं उनका जो मतलब हित अर्जन करने के लिए किस आधार पे वो कर रहे हैं, उसका जो संबंधित कागज है, दस्तावेज है, जैसे रजिस्ट्री डीड हुआ या फिर आपका जो केवाला का डीड हुआ, ये पेपर इसके साथ जो है लगाएंगे। साथ में जो है आवेदनकर्ता का जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उस पे मतलब अगर सेल्फ अटेस्टेड कर दे तो अति उत्तम रहेगा। ये चीजें जो है अभी आप लोगों को बता दी गई। बाकी जो है हमारे अमीन साहब लोग आप लोगों के बीच में जाकर के इस चीज को आप लोगों को समझा देंगे। सही से आप लोग उसको समझ लीजिए, तब उसको भरना शुरू कीजिए। ठीक है। और बताइए अगर किसी को कोई सवाल है तो